What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। क्या लगता है दिल्ली में इलेक्शन होने वाले हैं और कौन सीएम बनने वाला है? इंटरेस्टिंग है, पूरा का पूरा न्यूज़पेपर भरा पड़ा है आज इसी के बारे में। एडिटोरियल भी है भाई साहब, अलग अलग आर्टिकल भी हैं और पूरे देश के अंदर में कवर किया गया कि अरविंद केजरीवाल साहब जैसे ही जेल से निकल कर आए, इमीडिएटली इनके द्वारा बेसिकली अपना रेजिग्नेशन बोल दिया गया। और रेजिग्नेशन भी बोला कि मैं 2 दिन के अंदर अंदर अपना रेजिग्नेशन दे दूंगा। आखिर 2 दिन क्यों, इसके बारे में पूछा गया तो किसी ने बताया नहीं, बोले कि जुमला है ठीक है। तो पूरा टॉपिक क्या है तसल्ली में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे चीफ मिनिस्टर आखिर क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं देश के अंदर में। तो इंटरेस्टिंग आर्टिकल आप लोगों यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। बाकी आज है मंडे, एक नए सप्ताह की स्टार्ट करते हैं एक नए जोश के साथ में। और जोश इतना हाई होना चाहिए कि सप्ताह जो है दोस्तों पूरा एनर्जी के साथ में बरकरार रहना चाहिए। पहले तो आप लोग ये बताइए कि लास्ट सप्ताह कैसा रहा आप लोगों का, और इस सप्ताह को किस तरीके से लेकर चलने वाले हो। क्या जो गलती लास्ट सप्ताह में की थी वो इस सप्ताह में आप लोग इंप्रूव करोगे? ऐसी कौन सी गलती है जो लास्ट सप्ताह में आप लोगों ने करी और इस सप्ताह में आप लोग नहीं करने वाले हो? फिर से कह रहा हूं कि ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, पर लेकिन अपने आप को अगर इंप्रूव करना स्टार्ट कर दोगे तो ये छोटी छोटी चीजें आप लोग की एक बहुत बड़ी सक्सेस में कन्वर्ट हो जाएगी। बस ये आप लोगों को समझना पड़ेगा कि भाई छोटी छोटी चीजों को ही आप लोग को इज्जत देनी स्टार्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। छोटी छोटी मगर मोटी बातें। बड़ी प्यारी सी स्टेटमेंट बोली गई यार यहाँ पर। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि आशीर्वाद में बहुत ही ताकत होती है। मांझी मूवी में बोला गया कि भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता वो हमारे भरोसे बैठा हो। तो ये रियलिटी है कि प्रार्थना जो आज इंसान जो है वो प्रार्थनाएं करता है, तो जो प्रार्थनाएं होती हैं वो तभी स्वीकार की जाती हैं जब साहस के साथ में काम भी किया जाता है। आंख बंद कर कर इसी तरीके से लाइफ को एंजॉय करते रहोगे बिना कुछ एक तरीके से सिस्टमेटिक वे में आप लोग अपना प्लान बनाए हुए, तो कुछ नहीं होने वाला है। साहस आप लोग के अंदर होना चाहिए, चरित्र यानी कि आप लोग का कैरेक्टर होना चाहिए। और जब दोनों का मेल बनता है तो भाई साहब तब निकल कर आता है कामयाबी का नुस्खा। अगर रियलिटी में चाहते हो कि कोई पुड़िया मिल जाए तो बस छोटा सा काम करो कि अपने पर्टिकुलर टारगेट के लिए डेडिकेटेड हो जाओ कि डिसाइड कर लिया तो यार करना है, हमने डिसाइड किया तो हम ही को करना है, कोई और तो करने का नहीं है। दूसरा, अपने उस पर्टिकुलर टारगेट के लिए डिसिप्लिन के साथ में काम करो और प्लानिंग के साथ में काम करो। जो भी उसके लिए रिक्वायरमेंट करना पड़ेगा, जो भी टारगेट तक पहुंचने के लिए जरूरी होगा वो सब करेंगे। आंसर राइटिंग करना है तो करेंगे भाई, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो करेंगे भाई, बेसिक तैयार करना है तो करेंगे भाई, मतलब जो भी करना पड़ जाए। अब मान लीजिए आप लोग को गोल्ड मेडल जीतना है किसी गेम के अंदर में, पैरा एथलीट का आप लोग एग्जाम्पल लो, शानदार परफॉर्मेंस रही, 7 गोल्ड जीत कर लेकर आए, टोटल मेडल कितने थे जरा बताइए, देखता हूं किस किस को याद है। तो यहां पर ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि हर एक इंसान ने अपनी एक एक्सट्रीम लेवल पर जाकर मेहनत की है, तब जाकर उन्होंने गोल्ड जीता है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि वैसे ही ऑफिसर बन जाओगे नॉर्मल तरीके से, तो वैसे नहीं होने का है। अपने आप को पुश करना पड़ेगा उन चीजों के लिए जो आप लोग अनकंफर्टेबल फील करते हैं इवन। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस चीज को समझोगे और जिंदगी में इंप्लीमेंट करोगे। बाकी बताइए लास्ट जो आप लोग का जो सप्ताह था वो कैसा रहा, ये जरूर आप लोग बताइएगा। और इस पर्टिकुलर चैलेंज को लेने के लिए आप लोग तैयार हैं, यस या फिर नो? क्योंकि ये एक ऐसा चैलेंज है जो आप लोग की लाइफ को चेंज कर कर रख देगा अगर सिस्टमेटिक वे में आप लोग लेकर चलोगे। तो यहां पर इसमें बस ऐसा करना है कि सोने और उठने का टाइम अपना फिक्स कर दो, फिर अपनी एनर्जी को आप लोग देखो। उठते ही थोड़ा सा पानी पी लो, अपनी प्रॉपर प्लानिंग कर लो कि दिन को कैसे यूटिलाइज करना है, तो पता होगा कब आप लोगों को क्या करना है। और 15 से 30 मिनट का एक्सरसाइज कर लो, फिर देखो लाइफ जो होगी वो शानदार होगी। और क्या कर रहे हैं, ये 5 में से 5 नंबर आप लोग के आ जाएं तो भाई जिंदगी इंप्रूव हो जाएगी। इससे पता चलेगा कितनी चीजें आप लोग को याद रहती हैं, आप लोग की मेमोरी कैसी है, अगर वीडियो पर अपना फीडबैक भी आप लोग देते हैं यहाँ पर। तो ये टोटल 5 पॉइंट फॉलो करो और बताइए कितने मार्क्स हैं इन 5 में से। जिसके 5 में से 5 आए तो मेरी तरफ से पीठ थपथपा लेना, क्योंकि 99% लोग इस चीज को एक तरीके से कोशिश तो करते हैं करने की, पर फेल हो जाते हैं। आप लोग कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, उसको एंजॉय करिए, ठीक है। आइए आगे बढ़ाते हैं सेशन, अच्छे से एंजॉय करेंगे एक एक आर्टिकल को। बाकी एक एक आर्टिकल के साथ में वीडियो के एंड में आप लोगों के लिए काफी इंपोर्टेंट चीजें भी होती हैं, तो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। आज का जो मैप बेस्ड क्वेश्चन है, मैक्सिको ये कहां पर लोकेटेड है, किस ओशन में लोकेटेड है, ये आप लोग बताइए, किस साइड में लोकेटेड है, किस कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। इसी के साथ में ये एक ऐसे इंसान के सुपुत्र हैं जिन्होंने दुनिया को हिलाकर रख दिया। अब ये न्यूज में आ गए, कौन है इनके बारे में बात करेंगे।
16 सितंबर को एक डे सेलिब्रेट किया जाता है जिसको वर्ल्ड ओजोन डे बोलते हैं या फिर इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन बोलते हैं। तो आखिर इस डे के बारे में भी थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। फिर वन लाइनर होंगे आप लोगों के सामने, यहां पर उनके बारे में बात करूंगा। आज की वोकेबलरी होगी आप लोगों के सामने, साथ ही साथ जिन्होंने लास्ट जो डे शानदार आंसर दिए थे एसएलवी कमांडो आप लोगों को देखने को मिलेंगे, बड़े ही प्यारे आंसर दिए गए और इनके द्वारा अपनी कोटेशन भी दी जाती है, मुझे कई बार अच्छी लगती है, कई सारे बच्चे अपनी कोटेशन पोस्ट करते हैं, ठीक है। और आज जो है आप लोगों के लिए हलवा है, बेसिकली 2 स्टार की सुडोकू है। कल जो आप लोगों की सुडोकू थी उसका सोल्यूशन है, तो देखता हूं कौन यहां पर इसको भर पाता है। तो जिसने भरी है वो यस लिखेगा, जिसने नहीं भरी है वो नो लिखेगा। लेक्चर की पीडीएफ टेलीग्राम से जाकर मिल जाएगी, तो आसानी से डाउनलोड कर लेना और एंजॉय करना। एक और छोटी सी बात, जो कल आप लोगों को बोला था एप्लीकेशन पर जो फ्री टेस्ट था 12 बजे, वो टेस्ट किस किसने लगाया है? जिसने वो टेस्ट अटेम्प्ट किया है वो यस लिखेगा और जिसने नहीं किया वो नो लिखेगा। और एटलीस्ट बताना जरूर कि कैसा लगा आप लोगों को टेस्ट, अपना फीडबैक जरूर देना और नंबर कितने आए हैं जरूर बताना जिन्होंने टेस्ट दिया है। अगर कंफर्टेबल हो बताने में तो जरूर बताना, ठीक है दोस्तों। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है इस पर स्टार लगाना। अभी फिलहाल पॉलिटिकल एंगल क्या है वो तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, साथ ही साथ में चीफ मिनिस्टर की पोस्ट के एक पर्टिकुलर टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे जो कि पॉलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों का टॉपिक हो जाता है। क्योंकि जिस तरीके से हमारे देश के अंदर में जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके पास में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास में चीफ मिनिस्टर होते हैं, ऐसे ही यूनियन टेरिटरी के पास में भी कुछ ऐसी टेरिटरी हैं जहां पर खुद के चीफ मिनिस्टर हैं। जिसमें से आप लोगों को प्रेजेंट टाइम पर कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिसमें चीफ मिनिस्टर है? एक तो हो गई हमारे देश की राजधानी कैपिटल दिल्ली और दूसरी आप लोगों को पुदुचेरी देखने को मिलेगी। अभी फिलहाल जम्मू एंड कश्मीर में भी इस चीज की तैयारी की जा रही है, तो आने वाले टाइम पे वहां पर भी देखने को मिलेगी। अच्छा एक क्वेश्चन पूछो इंटरेस्टिंग सा, चलिए बताइए कि कहां पर हमारे देश के अंदर में यूनियन टेरिटरी के पास में हाई कोर्ट है, ये आप लोगों को बताना है। और कौन सी यूनियन टेरिटरी के किस यूनियन टेरिटरी की कौन सी यूनियन टेरिटरी किस यूनियन टेरिटरी के हाई कोर्ट के अंदर में आती है, ये भी आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो यहां पर अभी हुआ क्या पूरा उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। अरविंद केजरीवाल साहब जो हैं वो अभी जेल में बंद थे, पर लेकिन जेल से जो है इनको छुटकारा मिला और जैसे ही इनको जेल से छुटकारा मिला इन्होंने बाहर आते ही ये अनाउंसमेंट कर दिया कि भाई मुझे जेल में डाला गया है, तो अब जनता जब मुझे खुद से चुनकर वोट देकर भेजेगी मैं तभी कुर्सी पर बैठूंगा, उससे पहले मैं कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। और इन्होंने 48 घंटे का टाइम मांगा। तो यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस जो है वो कहने लगी कि जुमला है फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीजें डिस्कस की जाने लगी। तो वो सारी चीजें अपनी जगह यहाँ पर वो पॉलिटिक्स से चलती रहती है। पर लेकिन अगर ये रेजिग्नेशन अपना देते हैं तो भाई नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा? आपको क्या लगता है कौन बनेगा? यहाँ पर ये 4 चेहरे आप लोगों के सामने यहाँ पर, जिनमें इतनी इनकी जो धर्मपत्नी जी भी हैं, और यहाँ पर इनमें से कौन लगता है आप लोगों को चीफ मिनिस्टर बनेगा अगर ये यहाँ से रेजिग्नेशन देकर जाते हैं 48 घंटे के अंदर अंदर? पहले तो अभी यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला तो यहाँ पर इनको बेल मिली, तो बेल मिली तो उससे रिलेटेड यहाँ पर पूरा का पूरा आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो मुद्दा क्या है, बेल कैसे मिली, जज इसके बारे में क्या बोले, पहले तो हम लोग वो बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनको बेल दी गई और चीफ मिनिस्टर जो थे यहाँ पर दिल्ली के अरविंद केजरीवाल साहब जो है, यहाँ पर इनके खिलाफ केस चल रहा था प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का। यानी कि एक तरीके से हमारे देश के अंदर में ये कानून है जिसमें आप लोग गलत तरीके से कमाए गए पैसे को सिस्टम में लाने की कोशिश करते हैं। तो इसके तहत यहाँ पर मनीष सिसोदिया साहब को पकड़ा गया, के कविता जो साउथ की एक पॉलिटिशियन है उनको पकड़ा गया, पर लेकिन बाद में चलकर इनको भी बेल मिल गई। यहाँ पर अभी इसी पैटर्न में अरविंद केजरीवाल साहब को भी बेल मिल गई। तो सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क उठाया गया भाई साहब, जो यहाँ पर आज की डेट में सीबीआई के द्वारा जो अरेस्ट किया जा रहा है, तो यहाँ पर इसके पीछे क्या लीगैलिटी है? क्या सीबीआई रियलिटी में करप्शन को यहाँ पर कम करने की कोशिश कर रही है या फिर इसके पीछे कुछ और ही चल रहा है यहाँ पर? तो इसमें जो दोनों के दोनों जज थे उनमें भी डिसएग्रीमेंट देखने को मिला। एक जज है यहाँ पर जिनका नाम है सूर्यकांत और दूसरे हैं उज्जवल। तो दोनों के द्वारा अलग अलग बात यहाँ पर बोली गई। मतलब ये तो बोला गया कि हाँ भाई साहब इनको एक तरीके से बेल दे देते हैं, उसमें तो दोनों सहमत थे। पर लेकिन जब बात की गई यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर प्रोसीजर फॉलो किया गया, तो जस्टिस जो कांत थे उन्होंने बताया कि नो प्रोसीजर वायलेशन, यानी कि कोई प्रोसीजर वायलेशन नहीं हुआ, सीबीआई ने जैसे काम करना चाहिए था वैसे ही काम किया। पर लेकिन जो दूसरे जस्टिस थे उन्होंने बोला कि यार तुमने सही तरीके से काम नहीं किया। उसके पीछे उन्होंने रीजन भी दिया कि 22 महीने बाद आखिर क्यों अरेस्ट किया गया इंसान को। और अरविंद केजरीवाल साहब ने यह बोला था कि मुझे इलेक्शन के जस्ट पहले यहां पर अरेस्ट किया जाएगा। तो ऐसे ही कुछ देखने को मिला, इलेक्शन के जस्ट पहले इनको यहां पर अरेस्ट किया गया।
तो जो अरेस्ट करने की टाइमिंग है उसके ऊपर में क्वेश्चन मार्क लगाया गया एक जज के द्वारा कि ये टाइमिंग मुझे सही नहीं लगी कि 22 महीने से जिस इंसान के ऊपर में आरोप लगाए जा रहे हैं यहां पर आप लोग की इन्फोर्समेंट एजेंसी के द्वारा, आखिर वो 22 महीने के बाद क्यों अरेस्ट कर रहे हैं इंसान को, तो ये बात देखने को मिली। तो इसमें टाइमिंग को लेकर यहां पर सस्पिशियस बात बताई गई। और दूसरा इसी के चलते यहां पर टाइमिंग के साथ में जो आप लोगों को देखने को मिला यहां पर एक पावर इंटरेस्ट की बात की गई कि गलत तरीके से यहां पर एक तरीके से, पर सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या था कि केस पैरोट बताया गया, यानी कि एक तरीके से जो सीबीआई है उसको भाई इन्वेस्टिगेशन जो है फेयर रखनी चाहिए, अनबायस रखनी चाहिए, पर लेकिन सीबीआई उस तरीके से काम करती नजर नहीं आती है जिस तरीके से उससे एक्सपेक्ट किया जाता है। यानी कि सीबीआई का काम करने का तरीका जो है वो सही नहीं है, ठीक है। और दूसरा, उसी इंसान को आप लोग आज की डेट में बोल रहे हो कि अपने खिलाफ आप लोग बेसिकली गवाही दो। हमारे संविधान के अंदर में जब पार्ट 3 में आप लोग जाते हैं तो भाई उसके अंदर में फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक का। तो उसमें आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि पॉलिटी में बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है, कौन सा आर्टिकल है जो ये बोलता है कि तुम इंसान को उसी के खिलाफ सबूत बनाकर इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी कि खुद इंसान को फोर्स कर कर तुम ये नहीं बोल सकते कि तुम एक्सेप्ट करो कि तुमने ये गुनाह किया है। नॉर्मली पुलिस बोलती है कि तुम एक्सेप्ट कर लो, पर लेकिन पुलिस कितना ही बोले, आप लोग जैसे ही जाते हो जेल के अंदर में, वहां पर जेल से निकलकर कोर्ट के सामने, तो तुरंत जाकर मना कर दिया करो भाई हमने कुछ नहीं किया, इन्होंने जबरदस्ती वहां भरवाई हमसे, ठीक है। तो ये चीज देखने को मिलेगी। तो यहां पर राइट अगर किसी एक्यूज को साइलेंट रहने का है तो आप लोग उसको जबरदस्ती नहीं कर सकते, ठीक है। ये यहां पर बोला जाता है कि ये हमको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बात की जाती है कई बार यहां पर। तो नॉन कोऑपरेशन देखने को मिला, कई सारे बात बोले गए, इन्होंने आंसर जो है वो ढंग से नहीं दिए। तो ये तो यार तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम आरोप लगा रहे हो तो तुम यहां पर सबूत ढूंढ कर लेकर आओ। ये क्या बात है कि तुम सामने वाले से ही पूछ रहे हो कि अपने खिलाफ सबूत दे दे, तो ये गलत बात है। साथ ही साथ में दिल्ली हाई कोर्ट को भी क्रिटिसाइज किया यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि यार तुमने जो बेल है उसको रिजेक्ट कर दिया और बोला कि ट्रायल जो कोर्ट है पहले उसके सामने जाकर आप लोग बेसिकली बेल मांगो। तो ये गलत बात है, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हाई कोर्ट जो है उसको एड्रेस करना चाहिए था कि क्या क्या मेरिट्स हैं बेल की, कैसे बेल दी जा सकती है। तुमने भी यहां पर इससे पल्ला झाड़ा, तो हाई कोर्ट की भी थोड़ी सी खिंचाई की गई यहां पर कि ये गलत तरीका है जिस तरीके से हाई कोर्ट ने यहां पर काम किया। तो दो मुद्दे काफी इंपोर्टेंट यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में यहां पर निकल कर आए जब अरविंद केजरीवाल साहब को बेल दी गई। पहले तो यह था कि फेयर इन्वेस्टिगेशन को लेकर क्वेश्चन उठाया गया सीबीआई की, और दूसरा जो बेल है उसके मुद्दे को लेकर भी यहां पर बात की गई कि कैसे आप लोगों को बेल का प्रोसीजर जो है वो फॉलो करना चाहिए। और यहां पर जब कोई हाई प्रोफाइल केस निकल कर आता है तो यार इस तरीके से उसको डील करना चाहिए। तो ये बातें भी यहां पर देखने को मिली। तो अरविंद केजरीवाल साहब जो है काफी लंबे समय जेल में रहकर आए। जैसे ही बाहर निकल कर आए सबसे पहले इन्होंने जनता के साथ में बात की और ये बोला कि अगले 48 घंटे के अंदर अंदर मैं अपना रेजिग्नेशन दे दूंगा। तो सबसे बड़ी बात तो ये हो गई कि भाई रेजिग्नेशन देंगे तो भाई उस ड्यूरेशन तक कौन चीफ मिनिस्टर बनेंगे। इन्होंने ये भी बोल दिया साफ साफ कि नवंबर में हमारे बेसिकली एरिया के भी इलेक्शन होने चाहिए और मैं तभी जाकर चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पर बैठूंगा जब जनता खुद मुझे वोट देगी और जनता जिताकर भेजेगी। यानी कि जनता के मैंडेट के साथ में मैं यहां पर जाकर बैठूंगा। मैं ईमानदार हूं या फिर मैं कुर्सी के लायक हूं तो जनता डिसाइड करे, जनता के ऊपर मैं छोड़ देता हूं यहां पर। तो ये बात इनके द्वारा ये पब्लिक के सामने रखी गई। तो कई सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है ये जुमला बता रही है कि जुमला खेल रहे हैं, बेसिकली जनता को गुमराह कर रहे हैं। तो वो सारी बातें अपनी जगह है, पर लेकिन मुद्दा क्या है कि चीफ मिनिस्टर की पोस्ट जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है। जैसे हमारे देश के अंदर में प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है, सेम तरीके से आप लोगों को स्टेट के अंदर में चीफ मिनिस्टर की पोस्ट देखने को मिलेगी। चीफ मिनिस्टर जो है वो सरकार को बेसिकली एक एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, जो कि रियल हेड आप लोग बेसिकली बोल सकते हैं यहां पर, जो सरकार चलाने वाले होते हैं। और यहां पर ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है इसका पार्ट आप लोगों को गवर्नर और एडवोकेट जनरल भी देखने को मिलते हैं। यानी कि जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गए, प्रेसिडेंट हो गए और वहां पर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गए, ऐसे ही यहां पर चीफ मिनिस्टर हो गए, गवर्नर हो गए और एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया हो गए। इसमें एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल मैं आप लोगों को बता दूं जो कि कई बार न्यूज में रहता है। जब वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर को लग रहा था कि वो भाई साहब जीत कर नहीं आएंगी उस टाइम पर, तो कई सारे मुद्दे लगाए जा रहे थे कि भाई उसको क्या हम लोग फिर भी चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं उनको। तो यहां पर बोला गया कि जो मेंबर अगर कल को चलकर एक तरीके से जीत कर नहीं आया, कुछ ऐसी दिक्कत हो गई है, तो फिर भी चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया जा सकता है 6 महीने के लिए। पर 6 महीने के अंदर अंदर उसको कहीं ना कहीं से इलेक्ट होकर आना पड़ेगा, तो वरना उसको चीफ मिनिस्टर की पोस्ट छोड़नी पड़ जाएगी। ये चीजें आर्टिकल 164 में देखने को मिलती हैं। क्योंकि 164 आर्टिकल क्या बोलता है, तो मैं एक एक आर्टिकल आप लोगों को बताता हूं जो इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से सुनिएगा। टोटल मिलाकर 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो आप लोगों को यहां पर याद रखने हैं।
एक आर्टिकल 163 बोलते हैं कि गवर्नर जो है बेसिकली उनको एडवाइस करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होनी चाहिए, जो कि चीफ मिनिस्टर के द्वारा हेड यानी कि एक तरीके से मुखिया होते हैं। मतलब कहने का सीधे सीधे ही हो गया कि भाई गवर्नर को एडवाइस देने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी होनी चाहिए और चीफ मिनिस्टर भी होने चाहिए। तो ये बात निकल कर आती है। पर गवर्नर जो है वो अपनी डिस्क्रिप्शन पर भी काम कर सकता है जहां पर उसको जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं कि भाई वो बंधा हुआ है कि भाई मुझे एडवाइस ही दो, उसी से मैं काम करूंगा। आर्टिकल 164 क्या बोल रहा है कि गवर्नर जो है वो अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर को, और यहां पर लेटर चीफ मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पर वो अपने मिनिस्टर को अपॉइंट करवाते हैं। तो पर लेकिन ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से गवर्नर अपॉइंट कर देंगे। अपॉइंट उन्हीं को किया जाएगा जो मेजोरिटी में होंगे। भाई उनको फ्लोर पर जाकर अपनी मेजोरिटी दिखानी पड़ेगी कि हमारे पास में पावर है। तो ये मुद्दा आप लोग समझ सकते हैं। तीसरा यहां पर आर्टिकल 167 जो है बोलते हैं कि चीफ मिनिस्टर जो है वो कम्युनिकेट करेंगे यहां पर ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव जो मैटर्स हैं वो गवर्नर के साथ में। तो इसलिए बोलते हैं कि गवर्नर भी होने चाहिए और चीफ मिनिस्टर भी होने चाहिए। बाकायदा हमारे संविधान के अंदर में आर्टिकल्स के अंदर में ये मेंशन किया जाता है। तो ये चीजें आप लोग यहां पर याद रखेगा कि चीफ मिनिस्टर आखिर क्यों होना चाहिए। तो फेडरल सिस्टम है हमारे देश के अंदर में, संघवाद का ढांचा है, उसके तहत आप लोग यहां पर ये देखने को मिलता है। और यहां पर जैसे हमारे देश में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर में कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनकी। ठीक है, तो याद रखना जो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, और वहां पर होती है बेसिकली लोकसभा के लिए, आप लोग यहां पर बोल सकते हैं पार्लियामेंट के लिए। ये आप लोग यहां पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये इंडिविजुअल जब बजाएंगे तो रेस्पॉन्सिबल प्रेसिडेंट के लिए आप लोग को देखने को मिलते हैं, और यहां पर गवर्नर के लिए। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी कई बार आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो कंफ्यूजन आना नहीं है इसको लेकर। बाकी आप लोग बताइए क्या लगता है कि कौन चीफ मिनिस्टर बनेंगे। देखता हूं आपके हिसाब से कौन यहां पर चीफ मिनिस्टर बनेंगे। अपना सजेशन जरूर दीजिएगा, इसको जरूर आंसर कीजिएगा। ठीक है, तो कैसा लगा ये टॉपिक, कोई डाउट है तो बताइए, और डाउट नहीं है तो अपना फीडबैक जरूर देना। वीडियो को लाइक या फिर डिसलाइक कर बताना। आलस में बिल्कुल नहीं आना है। ठीक है, आलस बहुत बड़ा दुर्गुण है। ठीक है, अगर सुबह भी आलस आए तो क्या जग सुंदर हो पाए, तो आलस में नहीं आना है। ठीक है, इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट है। ओके, अच्छा एक और छोटी सी बात, आज का जो लेक्चर है वो आप लोगों को लाइव नहीं प्रोवाइड कराया जा रहा है। ये लेक्चर जो है वो रिकॉर्डेड है, क्योंकि कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी लैपटॉप के अंदर में, जिसकी वजह से लाइव नहीं ले पा रहा हूं। आगे से आप लोगों को लाइव देखने को मिलेगा, तो उसके लिए आप लोग परेशान मत होइएगा। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। देश के अंदर में एक बहुत बड़ा मुद्दा है दोस्तों, और ये कोई आज का मुद्दा नहीं है, काफी पुराना मुद्दा है। वन नेशन वन इलेक्शन। देश के प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी गई, और यहां पर इस स्टेटमेंट को लेकर डिबेट और डिस्कशन हो गया। जैसे इन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि देश के अंदर होंगे वन नेशन वन इलेक्शन, और ये कोई ऐसा नहीं कि ये पहली बार बात बोली जा रही है। इन्होंने साफ साफ बोल दिया कि हम लोग करंट जो टर्म है हमारी एनडीए की, उसी में ही इसको इंप्लीमेंट करेंगे। सेंसस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा जल्दी ही, और यहां पर सारी चीजों को ढंग से इंप्लीमेंट किया जाएगा। अभी यहां पर मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहूंगा इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहां पर निकल कर आता है। सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, लास्ट ईयर 2023 के अंदर में आप लोग ये याद रखना, हमारे देश के अंदर में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक पर्टिकुलर कमेटी बनाई गई थी, जिसको हाई लेवल कमेटी बोला गया था इस पर्टिकुलर चीज के लिए। ये हाई लेवल कमेटी किसकी अध्यक्षता में बनाई गई थी, जरा बताइए। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा आप लोग के एग्जाम में। ये कमेटी थी हमारे देश के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में। ये याद रखना, कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर ये आखिर मुद्दा क्या है, उस कमेटी ने सारी चीजें देखी, पॉलिटिकल पार्टी के साथ में इंगेज हुई, स्टेट पॉलिटिकल पार्टी के साथ में, कि क्या हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले तो आखिर ये वन नेशन वन इलेक्शन होता क्या है, पहले आप लोग ये समझिए। इसका मतलब यह कि हमारे देश में यूनियन गवर्नमेंट के जो इलेक्शन होते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के जो इलेक्शन होते हैं उनको साथ में कराओ। ऐसा ना हो कि भाई साहब अलग अलग इलेक्शन हो रहे हैं, पहले यूनियन गवर्नमेंट के हो गए, उसके साथ में भी 3-4 स्टेट के इलेक्शन हो गए, फिर आगे हर एक साल में किसी न किसी स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन चल रहे हैं यहाँ पर। तो पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो इसी में लगा रहता है, और इसकी वजह से बार बार बहुत सारी स्कीम जो है वो यहाँ पर हैम्पर होती हैं, रोकनी पड़ जाती हैं, दिक्कतें देखने को मिलती है। तो अभी यहाँ पर मुद्दा ये निकल कर आया इसके चलते हुए यहाँ पर कि भाई हमारे देश के अंदर में एक बार में इलेक्शन निपटा दो, और फिर 5 साल तक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन करते रहो, जनता के लिए काम करते रहो। यहाँ पर क्या हमारे देश के अंदर में पहले भी वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट था? आप लोग क्या लगता है? जब पहले इलेक्शन देश के अंदर में हुए, कब हुए थे? फर्स्ट इलेक्शन, जनरल इलेक्शन पहले देश के अंदर में कब हुए पता है? ये हुए भाई साहब हमारे देश के अंदर में 1951 से लेके 52 तक का आप लोगों को देखने को मिला। साइमल्टेनियस इलेक्शन का ये जब पहले इलेक्शन हुए थे,
हमारे देश के अंदर में पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन एक साथ में हुए। और ये ऐसा नहीं कि यहीं पर ही एक साथ में हुए, ये 1952 में एक साथ में हुए, फिर आगे चल के 1957 में एक साथ में हुए, फिर आगे चल के 1962 में एक साथ में हुए, फिर आगे चल के 1967 में एक साथ में हुए। यानी कि ये बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग के 4 टर्म जो थे हमारे देश में जो इलेक्शन थे वो भाई साहब साइमल्टेनियस इलेक्शन ही चलते हुए आ रहे थे। तो आराम से हमारे देश के अंदर में साइमल्टेनियस इलेक्शन हो रहे थे, मतलब सारे इलेक्शन एक साथ में हो रहे थे यहां पर। और इसकी वजह से हमारे देश के अंदर में एक बार इलेक्शन हो गए, फिर 5 साल तक सरकारें अपना काम करती रहती थी। पर लेकिन आगे चलकर यहां पर इसके बाद में 1968 और 1969 में यहां पर कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसकी वजह से कुछ जो स्टेट की असेंबली थी यहां पर उनको प्रीमेच्योर डिसोल्व कर दिया गया यहां पर, जिसकी वजह से ये दिक्कतें देखने को मिली यहां पर। और फिर आगे चलकर यहां पर जो बेसिकली आप लोगों को पता है हमारे देश के अंदर में इमरजेंसी भी लगती है, तो बहुत सारे हाव हुल्ले होते हैं, कई सारी नई नई छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टी लोकल लेवल पर निकल कर आ जाती है। तो जो कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी थी पूरे देश के अंदर में रूल किया करती थी, उसका वर्चस्व जो है वो आप लोगों को खत्म होता हुआ नजर आता है, जिसकी वजह से सिस्टम देखने को मिलता है। तो आज की डेट में हमारे देश के अंदर में प्रॉब्लम यह है कि भाई अलग अलग इलेक्शन होते हुए नजर आते हैं अलग अलग राज्य के अंदर में। पर लेकिन क्या दुनिया में कोई देश ऐसे भी हैं जहां पर साइमल्टेनियस इलेक्शन आज की डेट में देखने को मिलते हैं? तो ये चीज आप लोग जरूर याद रखेगा। अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले तो एटलीस्ट इतना आइडिया होना चाहिए। आज की डेट में अगर आप लोग साउथ अफ्रीका में जाएंगे तो वहां पर साइमल्टेनियस इलेक्शन आप लोग को देखने को मिलते हैं असेंबली के, और जो यहाँ पर बेसिकली यूनियन के इलेक्शन जो है वो एक साथ में हो जाते हैं, नेशनल और स्टेट के। बाकी जो यहाँ पर इनके जो म्युनिसिपल इलेक्शन होते हैं वो उसके 2 साल बाद में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक देश है स्वीडन, जहां पर आप लोगों को आज की डेट में साइमल्टेनियस इलेक्शन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो नेशनल लेवल के और फिर स्टेट लेवल के और म्युनिसिपैलिटी के, ये तो भाई फिक्स डेट पर सारे के सारे एक साथ में निपटा देते हैं। और हर 4 साल में यहां पर इलेक्शन देखने को मिलते हैं। जैसे नहीं यूएसए के अंदर में 4 साल में इलेक्शन देखने को आप लोगों को मिलते हैं, तो यूएसए के अंदर भी आप लोग को कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि ऐसे सिस्टम फॉलो किया जाता है कि यूएसए के अंदर में भले ही कोई प्रेसिडेंट जो है उसकी डेथ हो जाए, चाहे वो छोड़ के चला जाए, तो वाइस प्रेसिडेंट आ जाएगा। पर हर साल नवंबर में ही इलेक्शन होंगे, हर साल नहीं मतलब हर 4 साल में नवंबर में ही इलेक्शन होंगे। ये चीज आप लोग ध्यान रखना है। ये यहां पर 2016 में हुए थे, फिर 2020 में आप लोगों को यहां पर देखने को मिले थे, फिर अभी 2024 में आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, फिर 2028 में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो यही साइकिल चलती हुई इनकी आप लोगों को यहां पर नजर आती है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ब्रिटेन के अंदर भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा साइमल्टेनियस इलेक्शन का पैटर्न है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे देश के अंदर में नहीं था, हमारे देश के अंदर भी था, पर लेकिन ये पैटर्न जो है बिगड़ गया प्री मैच्योर जब डिसोल्व किया गया असेंबलीज को, यानी कि पहले यहां पर गए नहीं, एक तरीके से प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, गवर्नर रूल लगा दिया, तो उनको डिसोल्व कर दिया। तो इसकी वजह से यहां पर दिक्कतें देखने को मिली। तो इसके चलते बात की जाती है कि भाई साइमल्टेनियस इलेक्शन के हिसाब से काम करना चाहिए। इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों को बताता हूं, जब हमारे देश के अंदर में 1951 और 52 वाले ये इलेक्शन आप लोगों को देखने को मिले, हमारे देश के अंदर में जो टोटल एक्सपेंस हुआ वो 11 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे उस टाइम पर। 11 करोड़ रुपए टोटल खर्च किया, जिसमें सेंटर और स्टेट के इलेक्शन एक साथ में हो रहे थे, और 1874 लोगों के द्वारा इसमें पार्टिसिपेट किया गया था। पर आज की डेट में आप लोग देखो यहां पर कंडीशन क्या है, अब मैं आप लोगों को बताता हूं। जब लास्ट 2019 में इलेक्शन किए गए, अगर उसका ही डेटा मैं आप लोगों के सामने रखूं, तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा 610 पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। ठीक है, और साथ ही साथ में यहां पर लगभग 9000 कैंडिडेट के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। और जो हमारे देश के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं एसोसिएशन डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, अगर उसकी बात मैं मानकर चलूं तो भाई उसने ये बोला है कि हमारे देश के अंदर में 2019 में 60,000 करोड़ खर्च किए गए इलेक्शन के ऊपर में। ये आप लोग सोचें यहां पर 60,000 करोड़, और ये खर्च किए गए नेशनल लेवल के इलेक्शन के ऊपर में, स्टेट के तो बचे हुए हैं अभी। तो सोच के देखो टैक्स पेयर की मनी जो है कितने शानदार तरीके से एंजॉय की जाती है। तो इसीलिए बोला जाता है कि भाई आज की डेट में जो यहां पर एक तो खर्चा है, कॉस्ट कम हो जाएगी, ठीक है, दूसरा पॉलिटिकल करप्शन कम होगा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आसानी से लगाया जा सकेगा, तो बहुत सारे फायदे देखने को मिलेंगे। यहां पर सिटीजन को भी कन्वीनियंस रहेगा अपना आसानी से कि एक बार इलेक्शन होते हैं सबके सब पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अब बार बार इलेक्शन होते रहते हैं तो गलत है यहां पर। ठीक है, इन्फोर्समेंट एजेंसी जो सिक्योरिटी फोर्स है उनका ढंग से यूटिलाइजेशन होगा, सेंटर और स्टेट के इलेक्शन एक साथ में हो जाएंगे। जो खरीद फरोख्त रहती है यहां पर वो आप लोगों को यहां पर बंद होती नजर आएगी कि भाई इसको खरीद लो, उसको खरीद लो, अपनी पावर में आ जाओ,
सारे एक साथ में होंगे तो सारे यहां पर बिजी रहेंगे, तो हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो कम होगी। एंटी डिफेक्शन लॉ जो है यहां पर जो लाना पड़ गया था बेसिकली इसकी वजह से, बताइए कौन से साल में लेकर आया गया? तो याद रखना इसको कि कौन सा संविधान में संशोधन किया गया, कौन से साल में लेकर आया गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको भी इंप्लीमेंट किया जाएगा सिस्टमेटिक वे में, तो यहां पर उसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बोल सकते हैं आप लोग यहां पर। तो ये सारा फायदा आप लोगों को यहां पर होता हुआ नजर आएगा। देखो आप लोगों को पता है, मैंने बताया अभी स्टार्टिंग में जनरल इलेक्शन होते हैं, तो एंटी डिफेक्शन लो ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में ही आया राम गया राम। एक इंसान थे जिसने एक पॉलिटिकल पार्टी जो है एक दिन में 3 बार बदली, ठीक है, तो उसके नाम पर बोला गया आया राम गया राम। तो यहां पर 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 1985 में, जिसके बेसिस पर ये चीजें आप लोग को देखने को मिली। तो इसलिए जरूरी है इन चीजों को इंप्रूव करना, तो इसके ऊपर में आप लोग समझ सकते हैं, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। तो फाइनेंस भी अच्छे से इस्तेमाल हम लोग कर पाएंगे, ये बातें। तो इसलिए बोलते हैं कि साइमल्टेनियस इलेक्शन देश के अंदर में अच्छे हैं। आप लोग क्या लगता है, अच्छे हैं या फिर अच्छे नहीं है? अब इसकी भी बात सुन लेते हैं यहां पर कि अच्छे हैं कि अच्छे नहीं है। इसके बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो ये बोला जाता है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन जो है, आप लोगों को समझना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर इलेक्शन जो है ये कहीं ना कहीं इसकी कोई नेगेटिव चीजें भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। नेगेटिव चीजें कैसे? आप लोग अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन चाहते हो तो हमारे संविधान के अंदर में आर्टिकल 83 और आर्टिकल 172 यहां पर इनके अंदर में चेंज करना पड़ेगा, जो कि यहां पर टेन्योर के बारे में बात करते हैं लोकसभा और हमारे देश के अंदर में स्टेट असेंबली में। यानी कि फिर कुछ भी हो जाए भाई, ये टेन्योर इनका डिसोल्व नहीं होंगी, ये ऐसे ही ऐसे चलती रहेंगी, ठीक है। प्रेसिडेंट रूल जो इंपोज कर देते हैं आप लोग अलग अलग स्टेट के अंदर में कि भाई असेंबली की पावर खत्म कर दी, प्रेसिडेंट रूल इंपोज कर वो आप लोगों को बंद करना पड़ेगा। तो मतलब साइमल्टेनियस इलेक्शन करने के लिए संविधान में काफी बड़े तकड़े चेंज आप लोगों को करने पड़ेंगे, और जब ये चेंज तकड़े आप लोगों को चेंज करने पड़ेंगे तो भाई आप लोगों को यहां पर फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है, संघवाद का ढांचा जो है वो भी फॉलो करना पड़ेगा। और ऐसे अगर चेंज करोगे उनको इंप्लीमेंट करने के लिए आप लोगों को स्टेट को यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को भी कॉन्फिडेंस में लेकर चलना पड़ेगा। हमारे देश के अंदर में लॉ कमीशन के द्वारा बोला गया था, जस्टिस BS चौहान के द्वारा, कि साइमल्टेनियस इलेक्शन आर नॉट फिजिबल। जो एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है हमारे देश के अंदर में जैसा बनाया गया है उसके हिसाब से साइमल्टेनियस इलेक्शन अपने आप ही हो जाए तो अलग बात है, पर लेकिन अगर जबरदस्ती कराया जाए तो फिजिबल नहीं है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट जो है, जिसको RPA आप लोग बोलते हो 1951 का, उसके अंदर भी आप लोगों को चेंज करना पड़ेगा। रूल ऑफ प्रोसीजर लोकसभा और स्टेट असेंबली का आप लोगों को चेंज करना पड़ेगा, यानी कि काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को ग्राउंड लेवल पर चेंज लेकर आना पड़ेगा, तब जाकर ये इलेक्शन जो है साइमल्टेनियस इलेक्शन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसमें जरूरी है कि स्टेट को साथ में लेकर चला जाए, आसानी से यहां पर सारे फायदे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही बेसिक्स है। तो कल को चलकर कोई आप लोगों से क्वेश्चन पूछे साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में कि भाई साइमल्टेनियस इलेक्शन जो है वो हमारे देश के अंदर में पॉसिबल है या नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, क्या इंपैक्ट डालेगा फेडरलिज्म के ऊपर में, गवर्नेंस के ऊपर में, या इलेक्टोरल प्रोसीजर के ऊपर में, तो इसके ऊपर में एक अच्छा सा क्वेश्चन का आंसर आप लोग यहां पर दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। और साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में आप लोगों की क्या राय है, क्या देश के अंदर में होने चाहिए, यस या फिर नो, आप लोग बताइए। क्योंकि मोदी साहब ने तो बोल दिया कि भाई इंप्लीमेंट करके जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है ये काफी, इसको आप लोग हल्के में मत लीजिएगा कि देश के प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं अगर ऐसे स्टेटमेंट देते हैं तो, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ओके। तो कंप्लीट टॉपिक था यहाँ पर साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में, तो कोई भी डाउट इसको लेकर अब आप लोग के मन में नहीं होना चाहिए। बाकी इन्होंने कुछ इस आर्टिकल में अपनी बातें भी यहां पर बताई हैं, जैसे कि देश के अंदर में यहां पर इनके 100 दिन जो है कंप्लीट हुए तीसरे टर्म के यहां पर, तो 3 लाख वर्थ की इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग कर दी है इन्होंने। गवर्नेंस के अंदर में रिफॉर्म लेकर आ रहे हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंदर में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट की जा रही है, और यहां पर क्लियर रिव्यू किया जा रहा है रिफॉर्म का, कैसे कैसे चीजों को लेकर चल सकते हैं। स्टेबल रहेगी गवर्नमेंट, और फ्यूचर में भी कई सारे ये अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट लेकर आएंगे, तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ में काम करने वाली है एक स्टेबल गवर्नमेंट, ये भी बात यहां पर बोलेगी। तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं, तो इसके बारे में डाउट मत रखिएगा। दोस्तों जो नेक्स्ट आर्टिकल है यहां पर, ये यूक्रेन के अंदर में अभी जो हरकतें देखने को मिल रही है रसिया की लड़ाई के साथ में, तो ये कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो वहां पर आकर इनके लिए सोल्यूशन प्रोवाइड करा दे, मिलकर काम कर दे। हमारे देश के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल साहब, वो अभी यहां पर गए रसिया के अंदर में और पुतिन साहब से मिले, तो वो साफ साफ बोला उन्होंने कि मुझे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भेजा है आपको ये बताने के लिए कि हमारी कैसी मीटिंग रही यूक्रेन के साथ में। तो ये शब्द इनके द्वारा बोले गए अजीत डोभाल साहब के द्वारा। जब पुतिन साहब के साथ मीटिंग की गई तो बोला गया डोभाल साहब के द्वारा
कि यहाँ पर जो मुझे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने सेंड किया है आपको ब्रीफ करने के लिए कि मोदी जी की रिसेंट विजिट यूक्रेन के लिए कैसी रही, क्योंकि बताना जरूरी है कि भाई साहब दोस्त है, पता चला कोई मतभेद ना हो जाए दोनों के बीच में। तो अभी फिलहाल के टाइम पर अजीत डोभाल साहब जो हैं, ये ब्रिक ग्रुप की मीटिंग हो रही थी, ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के लेवल की, जिसमें यहां पर ये खुद तो गए और साथ ही साथ में पुतिन साहब से भी मिले यहां पर, और चाइना के वांग यी के साथ में मिले जो कि उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं यहां पर, ठीक है। जो शी जिनपिंग के साथ बाद में सबसे ताकतवर इंसान इन्हीं को माना जा रहा है कि हो सकता है कि फ्यूचर में ये चाइना के प्रेसिडेंट बने। ब्रिक जो एनएसए है यहां पर मीटिंग के बारे में अगर बात करें, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली जो मेंबर हैं जैसे यूनाइटेड अरब एमिरेट, सऊदी अरेबिया, ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया, तो ये नए मेंबर अभी यहां पर जोड़े गए हैं, जिसके चलते यहां पर चीजों को आगे लेकर चला जा रहा है। तो यहां पर पहली बार इस तरीके की मीटिंग हो रही है जब से एक्सपेंड किया गया ब्रिक को, ठीक है, 2023 से। तो इसलिए यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट है। इंडिया और चाइना के रिलेशन को भी कह रहे हैं कि भाई इंप्रूव होते हुए नजर आए हैं, क्योंकि चाइना का जो मिलिट्री ये स्टैंड ऑफ था यहां पर हमारे बॉर्डर को लेकर, तो उसमें थोड़ी ढील बरती गई है। 75% डिसएंगेजमेंट हो चुका है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने ये बोला था, और फिर से यहां पर दोनों के एफर्ट जो है मिलकर काम करने की बात की जा रही है। तो यहां पर बोला जा रहा है कि यहां पर बोथ साइड जो है वो एग्री हो गई है रीडबल करने के लिए एफर्ट, ताकि कंप्लीटली डिसएंगेजमेंट की जा सके, एक दूसरे के साथ में बंदूक तान कर न खड़े हो वहां पर। तो इसके चलते यहां पर मीडिएशन को लेकर बात चल रही थी कि भाई क्या हम लोग मीडिएशन कर सकते हैं यहां पर रसिया और यूक्रेन के बीच में। तो यहां पर इसके लिए साफ साफ यही बात बोली जाती है कि यार पोटेंशियल तो है इंडिया के अंदर में मीडिएशन करने का, पर लेकिन क्या हमारी बात सुनेगी, क्योंकि तुर्की, इंडोनेशिया, हंगरी ऑलरेडी पीस प्रोसीजर में बात कर चुके हैं। यूक्रेन के प्रेसिडेंट खुद कह रहे हैं कि भाई साहब पीस प्रोसीजर करना चाहते हैं। यहां पर अभी रिसेंटली आप लोगों को पता है रसिया खुद चाह रहा है, कई सारे स्टेप इनके द्वारा उठाए गए, 6 पॉइंट के फॉर्मूले दिए गए, चाइना, ब्राजील ने भी बोला हम सुलझा देंगे। पर लेकिन क्या रियलिटी में जो यहां पर मीडिएटर का काम करेगा वो रियलिटी में इसको सुलझाना आसान होगा? यहां पर सबसे बड़ी बात तो यह है कि गुडविल चाहिए, टाइम चाहिए और पेशेंस चाहिए, तब जाकर सुलझेगा, क्योंकि दोनों की कंडीशन अलग अलग है इस पर्टिकुलर मुद्दे पर बात करने के लिए। तो कॉन्फ्लिक्ट जो टेंशन है उसके बारे में बात की जा रही है, मुद्दे कई सारे हैं, तो आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं। तो देखते हैं कैसे यहां पर चीजें सुधर पाती हैं। इधर जेलेंस्की साहब की जो डिमांड है वो लॉन्ग स्ट्राइक रेंज चाहिए उनको रसिया पर वॉर करने के लिए। वेस्टर्न से कह रहे हैं कि हमको मिसाइल दो, एक साइड में कह रहे हैं शांति करवा दो इंडिया को, दूसरी साइड कह रहे हैं मिसाइल दो। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं वो ट्रेवल किए थे यहां पर, अभी आप लोगों को पता है यूएन की मीटिंग के लिए, क्वाड की मीटिंग के लिए ट्रेवल किया जाएगा। ब्रिक जो है वो भी आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो पीस मेकर के टाइम पर आप लोगों को समझना पड़ेगा कि इंडिया का रोल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पर लेकिन हम लोगों को ये एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा दूर रहना पड़ेगा कि हम लोग सोल्व ही कर देंगे। कल को चलकर हो सकता है कि तुम्हारा मैटर ना बैठे, तो हम लोग कैसे सोल्व कर पाएंगे? तो रियलिस्टिक डिमांड में बात करें तो भाई यूएन के थ्रू सोल्व होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो या फिर डिप्लोमेटिक एफर्ट से सोल्व होना चाहिए। क्यों हमारे कंधों पर लाकर तुम तलवार डाल लो कि तुम सोल्व करवा दो? तो ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा, ये बातें बोलने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर कोई कंफ्यूजन मत रखना। फिर भी कोई डाउट है तो उसको दूर कर आप लोग को आगे बढ़ना है। तो इंपॉर्टेंट है, कोई भी डाउट इसको लेकर मन में नहीं रखिएगा। आप लोग क्या लगता है कि भारत सोल्यूशन निकाल सकता है, यस या फिर नो? आप लोग की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। एक माँ जिसके बच्चे को पिछले कई सालों से प्रॉपर खाना नहीं मिला है, पहनने के लिए कपड़े नहीं मिले हैं, उस माँ को एक ऐसी जगह पर ले जाके छोड़ दिया गया जहाँ पर दुनिया भर का खाना है, दुनिया भर के कपड़े हैं, हर एक चीज़ अपने बच्चे को पहना सकती है, खिला सकती है। तो वो माँ अपने बच्चे को क्या क्या नहीं देगी, सोच के देखो एक मिनट के लिए। उसका मन करेगा कि सब कुछ अपने बच्चे पर लौटा दे। ऐसा ही था कुछ ऐसा माहौल जब हमारे देश का संविधान बना जा रहा था। हमारे देश के संविधान निर्माता जो थे वो उस टाइम पर ऐसा फील कर रहे थे कि यार 200 साल की गुलामी हो चुकी है, अब कम से कम अपने देश के नागरिकों को ऐसे ऐसे अधिकार दे देने हैं ताकि वो उसको शानदार तरीके से एंजॉय कर सकें और अपनी लाइफ को एक अच्छी लाइफ बनाकर अपने देश को आगे लेकर चल सकें। इसी के चलते उनके माइंड में कॉन्सेप्ट आया, तो वो कॉन्सेप्ट था फंडामेंटल राइट। इन्हीं फंडामेंटल राइट को आप लोग मौलिक अधिकार बोलते हैं और इन्हीं मौलिक अधिकार को संविधान के तीसरे भाग में रखा गया है। जब तीसरे भाग में इनको रखा गया तो इनके लिए कुछ आर्टिकल दिए गए और वो आर्टिकल थे आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक का, जो कि अलग अलग एरिया में डिवाइड करके ये बताते हैं कि किस एरिया का कौन कौन सा अधिकार है। इसी के अंदर एक आर्टिकल है आर्टिकल 19। ये अपने ही आप में इतना बड़ा आर्टिकल है कि जब मैंने पॉलिटी में आप लोगों को लेक्चर लिया था इसका, तो एक दिन में पूरा ये एक आर्टिकल कवर किया था। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आर्टिकल अकेला कितना पावरफुल है।
जब मैं आप लोगों से आर्टिकल 19 के बारे में यहाँ पर आप लोगों से बातें कर रहा हूँ, तो आर्टिकल 19 जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा सेकंड पार्ट के अंदर। जब आप लोग जाएंगे, मतलब सेकंड पार्ट या सेकंड सेक्शन आप लोग बोल सकते हैं। पहला हो गया समानता का अधिकार, दूसरा हो गया स्वतंत्रता अधिकार। तो समानता के बाद में जब सबको समानता दे दी गई, इसका मतलब है कि अब स्वतंत्रता देनी पड़ेगी, यानी कि इंडिपेंडेंस सबको मिलना चाहिए। तो ये एक तरीका अधिकार है जो कि आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक यहाँ पर कवर किए जाते हैं। इसके अंदर में आप लोगों को क्या देखने को मिलते हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, और कहीं पर जाकर रह सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। ये सारी चीजें हैं। इसी में आप लोगों को कोऑपरेटिव सोसाइटी भी देखने को मिलती है। इसी में आप लोगों को अपने जो एक्सप्रेशन है वो बता सकते हैं, कहां पर जाकर आप लोगों को काम करना है, कहां पर जाकर आप लोगों को रहना है। पूरे देश की फिजिकल बाउंड्री के अंदर में ये आप लोग खुद डिसाइड करोगे, कोई आप लोगों को ये काम करने से रोकेगा नहीं। ये सारी चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है। इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने बाल्टी भर भर कर हमारे ऊपर फंडामेंटल राइट उलेट दिए कि लो, एंजॉय करो अपनी लाइफ को और शानदार तरीके से जियो इसको। पर लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब वो ये सारे आर्टिकल हम लोगों को दे रहे थे, उस टाइम पर उनके मन में जरा सा भी द्वेष नहीं था। वो नहीं चाह रहे थे कि कोई भी किसी भी तरीके से जो है अपने अधिकारों से वंचित हो। तो इसलिए उन्होंने बड़े ही शिद्दत से इन अधिकारों को दिया। पर आप लोग खुद देखो, क्या आज की डेट में हम लोग अपने उन अधिकारों को ढंग से इस्तेमाल कर पा रहे हैं? अगर ढंग से आप लोग देखोगे यहाँ पर, तो कई जगह हम लोग जब अपने अधिकारों का ढंग से इस्तेमाल नहीं करते हैं। आधों को तो इन अधिकारों के बारे में पता भी नहीं है, और जिनको पता है वो भी ढंग से इस्तेमाल नहीं करता है, और जो कोई करना चाह रहा है तो वो ढंग से कर भी नहीं पा रहा है। ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर अगर बात करें, कुछ लिमिटेशन भी लगाई गई है संविधान निर्माताओं के द्वारा कि ठीक है, आर्टिकल जो 19 का फर्स्ट है वो आप लोगों को पावर देता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आप लोगों के पास में है। पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का इतना ज्यादा इस्तेमाल करें कि किसी को भी उठाकर गाली दे दी, किसी को भी उठाकर पत्थर मार दिया, किसी को कुछ भी बोल दिया। तो ये बिल्कुल गलत है। और यहां पर सबसे बड़ी बात जो आई इस आर्टिकल में रिस्ट्रिक्शन लगाने की, तो इसका एक सेक्शन डाला गया 2, उसमें रिस्ट्रिक्शन के बारे में बातें की गई। यानी कि आप लोगों के अधिकार तब तक ही आप लोगों के अधिकार है जब तक आप लोग उनको इंजॉय कर रहे हो। अगर ये इंजॉयमेंट किसी दूसरे की लाइफ में दखल बन गया है तो फिर ये अधिकार आप लोगों का छीन लिया जाएगा। ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। ये इस तरीके से आप लोग यहां पर समझ सकते हैं कि स्टार्टिंग में जब ये आर्टिकल 19 इसका अधिकार जो है सबको मिला, तो सबसे पहले यहां पर बोला कि स्टेट के खिलाफ यहां पर बेसिकली बातें की गई। स्टेट मतलब गवर्नमेंट, यानी कि अगर आज की डेट में फ्रीडम ऑफ स्पीच कोई करता है और यहां पर गवर्नमेंट जो है उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच रोकती है, तो आप लोग डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते हो, आर्टिकल 32। इसीलिए संविधान में जब ये आर्टिकल रखा गया तो भीमराव अंबेडकर जी ने काफी बड़ी स्पीच दी और इसको काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया कि ये आत्मा है संविधान की और फंडामेंटल राइट की। क्योंकि किसी के भी अगर फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट यानी कि हाईएस्ट कोर्ट में जाकर अपील कर सकता है। तो इतनी ज्यादा पावर यहां पर फंडामेंटल राइट को जो है उठाकर दे दी इस अकेले आर्टिकल की वजह से। आप लोग खुद समझिए यहां पर। तो उस टाइम पर यह बोला गया था कि कोई भी सरकार अगर कुछ गलत करेगी तो उसके खिलाफ हम लोग कोर्ट में जा सकते हैं। पर लेकिन अभी जो मुद्दा निकल कर आ रहा है वो यहां पर सरकार तक सीमित नहीं रह गया है। अगर जस्ट नोट ओनली स्टेट, यानी कि नोट जस्ट स्टेट, यानी कि सरकार के खिलाफ तो ये होता ही होता है, ये प्राइवेट सिटीजन के खिलाफ भी है। यानी कि आप लोग अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन आप लोग एंजॉय कर रहे हो, पर लेकिन सरकार जो है उसको आप लोग को एंजॉय नहीं करने दे रही हो, आप लोग कोर्ट में चले गए। सेम कंडीशन ये है, सरकार तो साइड में हो गई, अगर कोई इंडिविजुअल भी आप लोगों के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का हनन करता है तो भी चैलेंज किया जा सकता है, यानी कि प्राइवेट सिटीजन के लिए भी एप्लीकेबल होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसका ये दायरा अभी एक्सपेंड कर दिया है। कहने का मतलब क्या है कि इसको प्रॉपर एक्सप्लेन किया है कि भाई साहब आप लोगों का अधिकार जो है आप लोगों का अधिकार है, इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरे के अधिकारों को छेड़े यहां पर। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में यहां पर रखनी पड़ेगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो कि आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब कुछ ऐसी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा, एक पॉलिटिकल स्टैटिक पोर्शन आप लोगों का कवर होगा काफी अच्छे से, और आप लोग उसको समझोगे तो आगे आंसर भी दे पाओगे कई जगह पर। जैसे कि आर्टिकल 19 में आखिर क्या क्या आता है, ये ऐसे पॉइंट हैं जिनसे कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। पुराने पेपर उठाकर देखोगे ना तो ये अकेला सेक्शन आप लोगों को कई सारे क्वेश्चन देकर जाएगा। हमारे देश के नागरिक जो भी हैं, आप देश के नागरिक हो, देश के नागरिक होने के साथ ही आप लोगों को अधिकार मिल जाते हैं कई सारे हमारे देश में। आप लोग वोटिंग डाल सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर आप लोग जाकर बैठ सकते हो। तो ये सारे जो अधिकार है ना, ये सबको नहीं है, ये आप लोगों के लिए आप लोग बोल सकते हो कि अपॉर्चुनिटी की तरीके से है कि आप लोगों को ये चीजें मिली हुई है। ऑल सिटीजन यहां पर उनको 6 अधिकार मिले हुए हैं।
जिनको डेमोक्रेटिक राइट्स के नाम से भी आप लोग बोल सकते हो। पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि आप लोग स्पीच और एक्सप्रेशन दे सकते हो किसी भी तरीके से, लिखकर, बोलकर, किसी बुक में छापकर, न्यूज़पेपर में छापकर, तो ये आप लोगों का अधिकार है। आर्टिकल 19 के ए में आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। 19 के जब बी में जाएंगे तो पीसफुल असेंबली आप लोग कर सकते हो बिना हथियार के। ऐसे नहीं कि हथियार लेकर वहां खड़े हुए और कोई भी आए तो भाई साहब ठोक देंगे, ऐसे नहीं होना है। आप लोग शांति में किसी भी एक मुद्दे पर बैठकर डिस्कस कर सकते हो, तो ये आप लोग का अधिकार है। आर्टिकल सी में मैंने बताया था कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। बी में याद रखना मिल सकते हो पीसफुल बिना बॉम्ब के, बॉम्ब नहीं होना चाहिए आप लोग के हाथ में, ठीक है, एक तरीके से ऐसे याद रखना, ठीक है। इसी के साथ में फ्रीली मूव कर सकते हो थ्रू आउट द कंट्री, जहां पर मन करे वहां पर जाकर आप लोग लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। आज तमिलनाडु में, कल को गोवा में, परसों को हो गए आसाम में, कहीं पर भी आप लोग जाकर रह सकते हो। तो बात की जा रही है कि रिजाइड कर सकते हो और सेटल कर सकते हो एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। जैसे नहीं इंजीनियर है कहीं पर भी जाकर रह लेता है, और कितनी भी डिस्टेंस पर आप लोग घूम सकते हो। तो डिस्टेंस यानी कि घूम सकते हो फ्रीली, डी में आ गया। ई यानी कि इंजीनियर कहीं पर भी जाकर सेटल हो सकता है, ठीक है। एफ जो है यहाँ पर, ये आप लोगों का राइट है एक तरीके से कि आप लोगों को जो है कुछ ना कुछ काम मिले, कहीं पर भी जाकर आप लोग अपना प्रोफेशन स्टार्ट कर सकते हो। तो यानी कि आप लोग फंड इकट्ठा करने के लिए कहीं पर व्यापार कर सकते हो, तो कोई भी अपना बिजनेस, व्यापार, ऑक्यूपेशन कर सकते हो कहीं पर भी जाकर। तो ये अधिकार आप लोगों के मिले हुए हैं। अगर कोई आप लोगों को बोलने लगे यार इस एरिया में आकर क्यों रहने लगे, तो बोलना फंडामेंटल राइट है और संविधान ने दे रखे हैं, और हम लोगों ने वीर सर की क्लास में पढ़ा है कि कहीं पर भी जाकर हम लोग रह सकते हैं, ठीक है कि नहीं। पोलडी पढ़ के आए हैं अधिकारों की तरह, ऐसे नहीं कि बस रट के आए हैं, ठीक है, समझ कर आए हैं अधिकारों को, ओके। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ओरिजिनली अगर बात करें इसके अंदर 7 थे, पर लेकिन एक ही हटा दिया गया, जो कि मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन भी किया था। डिलीट किया गया 44th अमेंडमेंट के द्वारा 1978 में। आखिर ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि आप लोग सोचो आज की डेट में हम लोगों को कहीं पर एक हाईवे बनाना है, उस हाईवे के बीचों बीच में एक पर्टिकुलर इंसान का खेत आ रखा है। अब वो उसका फंडामेंटल राइट बन गया कि वो उसको बेचे या ना बेचे। अब कोई उसके खेत खरीदने की अगर कोशिश करेगा तो कल को कोर्ट में चला जाएगा। अब कितने भी जोर लगा लेना उसका खेत कोई खरीद नहीं पाएगा, और इसका मतलब वहाँ हाईवे नहीं बनेगा। तो कुछ ऐसे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट थे जिसकी वजह से यहाँ पर दिक्कतें आने लगी, जब लैंड को, प्रॉपर्टी को प्राइवेट कैटेगरी में डाला गया, यानी कि फंडामेंटल राइट में डाला गया। प्राइवेट प्रॉपर्टी तो अभी है, पर फंडामेंटल राइट का मतलब है कि उसने मना कर दिया, तो भाई साहब ये समझो कि वीटो लग गई एक तरीके से, जो कि यूएन के अंदर में लगती है। तो कितनी खतरनाक है कि मना कर दिया तो पूरा हाईवे खत्म। वहां पर सोचो कितने सारे लोगों का नुकसान होता। तो इसलिए बोला गया कि सबसे पहले तो इसको डिलीट मारो। 1978 में 44th अमेंडमेंट किया गया और यहां पर इसको डिलीट किया गया, ठीक है, ताकि यहां पर उसको आराम से चीजों को सेटल किया जा सके। जो अधिकार है वो एक तरीके से अवेलेबल है ओनली टू द सिटीजन। ऐसा नहीं कि किसी को भी अधिकार मिल जाएंगे, कोई फॉरेनर आकर इनको एंजॉय कर सकता है, ठीक है। कई सारे अधिकार ओनली सिटीजन को आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो दीज राइट अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। इसमें जो 19 का 2 है उसमें क्लोज डाल दी गई है कि अगर कोई भी कुछ ऐसी हरकतें करता है कि हमारे देश को नुकसान पहुंचता है, हमारे यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन जो है वो खराब करती है, किसी भी तरीका कोई ऑफेंस यहाँ पर समाज को लड़ाने का काम करता है, संप्रभुता के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क उठाता है, तो ऐसे लोगों को मुर्गा बनाकर उनको जो है, उन्हें कहते हैं कि उनकी जो क्या कहते हैं टुई को लाल किया जाएगा, ठीक है। मिल्खा सिंह में नहीं कहता भाई मेरी टुई, ठीक है। तो वाली टुई जो है वो लाल की जाएगी, ताकि वो जो है वो जो भी लाल है वो लाल पीला हो जाए और आगे से ऐसी हरकतें ना करे। तो अब तक यहाँ पर ये सारी चीजें स्टेट के खिलाफ बोला करते थे, पर लेकिन अब इंडिविजुअल सिटीजन को भी यहाँ पर क्लियर कर दिया है। हालांकि अधिकार थे, पर लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा केस में आकर ये सारी चीजें अब एक्सप्लेन कर दी कि ऐसे ऐसे है भाई साहब, अब यहाँ पर ये सारे अधिकार होंगे और आप उनको इनको हनन नहीं कर सकते। ये कहां से निकल कर आती हैं चीजें? ये सारी चीजें आती हैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के दिमाग में से। सुप्रीम कोर्ट के पास में जब कोई केस लेकर जाता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसको बिल्कुल नहीं, एक तरीके से जिसे नहीं दही होती है उसमें जो रई होती है, बिलोनी होती है, जो उसको बिलो देती है, पूरा छाए बना देती है, तो बिल्कुल ऐसे ही पूरे संविधान के अंदर में सर डालकर सुप्रीम कोर्ट पूरा उसको कंगालता है और फिर निकाल के लाद कर आता है कुछ ऐसी चीजें ताकि बैलेंस समाज के अंदर में बना रहे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि किसी इंडिविजुअल जो है अपने अधिकार को इस्तेमाल कर सकता है, नॉट ओनली फॉर द स्टेट, यानी कि ऐसा नहीं कि राज्य या फिर गवर्नमेंट के खिलाफ, वो उसका इस्तेमाल कर सकता है यहाँ पर बेसिकली इंडिविजुअल के खिलाफ भी। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म सबके लिए इक्वल है, ऐसा नहीं कि एक जगह लगेंगे और दूसरी जगह नहीं लगेंगे। तो ये इसलिए यहाँ पर इसको अलाउ कर दिया गया है। रेफरेंस कहां से निकल कर आ रहा है? KS पुत्ता स्वामी केस, खतरनाक केस भाई साहब, बहुत जगह आप लोगों को इसका रेफरेंस देखने को मिलेगा। 2017 में इसने काया पलट के रख दी बहुत सारी चीजों की, क्योंकि इसने प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बना दिया आर्टिकल 21 के अंदर में। आर्टिकल 21 के अंदर में जब प्राइवेसी फंडामेंटल राइट बन गई तो सबसे बड़ी बात क्या हुई यहां पर पता है आप लोगों को? सबसे बड़ी बात यहां पर यह हुई
कि जो पर्सन पैदा हो गया है उसकी प्राइवेसी उसके साथ में ही पैदा हो गई है। अब उसकी प्राइवेसी उसके साथ में पैदा हो गई तो उसका फंडामेंटल राइट बन गया है। यानी कि देश के अंदर पैदा हो गए हो तो आप लोगों की प्राइवेसी भी पैदा हो गई है। इनके छोटा सा बच्चा जो है वो उठते ही मतलब एक तरीके से पैदा हुआ है अभी 2-4 मिनट पहले, और उठते ही बोले कि मेरे ऊपर कपड़ा उठाओ, ठीक है मुझे कोई नहीं देखेगा तो वो उसका अधिकार है। यहाँ पर वो बोल नहीं पा रहा है बेचारा, वो अलग बात है, बेचारा बच्चा जो भी होगा बेचारी वो अलग बात है, पर लेकिन ये अधिकार उसको मिल चुका है इसके पैदा होते ही, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। किसने दिया? के.एस. पुत्तास्वामी केस ने दिया 2017 में जब ये वर्डिक्ट आया। तो देश के अंदर संविधान के थ्रू इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है, ठीक है। अगर इंटरनेशनल प्रोस्पेक्टिव में आप लोग देखो तो अमेरिकन अप्रोच है यहाँ पर, यूरोपियन अप्रोच है यहाँ पर इसी पैटर्न में। यूएसए के कोर्ट ने न्यूयॉर्क टाइम्स वर्सेस जो यहाँ पर सुलिवन ये केस था, इसमें पाया गया कि डिफेमेशन का जो लॉ होता है वो अगेंस्ट स्टेट। इसी के साथ में द न्यूयॉर्क जो टाइम्स है उसने बोला कि इनकंसिस्टेंट है विद द जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दी जा रही है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। यानी कि यहां पर भी रेफरेंस मिल रहे हैं कि उन्होंने बोला कि स्टेट के खिलाफ नहीं है ओनली, ये किसी पर्टिकुलर एंटिटी के खिलाफ भी आप लोग जाकर इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहां से भी रेफरेंस पॉइंट मिल रहे हैं जो हमारे देश में अभी इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं ये सारी चीजें, ठीक है। समझ में आ गया? कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। और इसके बाद भी अगर आप लोगों को लगता है डाउट है, एक बार और सुन लेना, उसके बाद भी फिर से डाउट लगता है तो पॉलिटिकल लेक्चर और देख लेना। आर्टिकल 21 जो है बहुत ही डिटेल में और 19 जो है अलग अलग एक एक लेक्चर में एक्सप्लेन कर रखे हैं पूरा अच्छे से तसल्ली में, ठीक है। सारे कंफ्यूजन जो है वो आप लोग के दूर हो जाएंगे। जो भी आर्टिकल जो भी लेक्चर देखा करो उसके नीचे डन लिख दिया करो, क्योंकि अक्सर मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे जो है रिवीजन कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंग चीज क्या होगी, जिस भी लेक्चर को आप लोग दूसरी बार तीसरी बार रिवीजन कर रहे हो ना उसके सामने आप लोग R1 R2 R3 या फिर रिवीजन 1 रिवीजन 2 लिख दिया करो, ताकि आप लोगों को भी पता रहे कितनी बार आप लोग रिवीजन कर रहे हो, ठीक है। ये रियलिटी है। जो बच्चे रियलिटी में सीरियस होकर प्रिपरेशन कर रहे हैं ना भाई साहब, मुझे पता है, मेरे पास में सारे कमेंट एक जगह इकट्ठे आते हैं, ठीक है। इतने शानदार तरीके से रिवीजन कर रहे हैं, उन क्वेश्चनों के भी आंसर दे रहे हैं। एक बच्चे की क्लास छूट गई थी पिछले लगभग मुझे लगा शायद 9 या 10 दिन की क्लास छूटी थी। उस बच्चे ने, मैं अभी देख रहा हूं जैसे कि ये क्लास आज की है, ठीक है, यानी कि ये क्लास आप लोगों को देखने को मिल रही है आज की, और वो 10 दिन से पहले के जो कमेंट है उनके नीचे जाके अपने आंसर दे रहा है। तो मैंने देखा यार ये तो पुरानी वीडियोस देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो उसके आंसर दे रहा है। तो इसको कहते हैं अपने काम के लिए ट्रस्ट रखना, ठीक है भाई साहब। अपने काम पर फोकस देकर चलना, कंप्लीट करना है तो करना है। अगर मेरा छूट गया किसी रीजन की वजह से, दुनिया भर की प्रॉब्लम होती है, पर लेकिन अपना टारगेट अचीव करना ही करना है। ये वाला डेडिकेशन जिस दिन आ गया ना आप लोगों के अंदर में भाई साहब, आप लोग जो है अपने मुकाम को अचीव करते हुए नजर आओगे। पर अक्सर लोग ना इग्नोर कर देते हैं, एक क्लास छूट गई क्या बिगड़ रहा है, अरे चलती रहती है, क्लास ही तो है। समझ रहे हैं आप लोग? यहाँ पर आज बोला कि एक आंसर लिखना था, आज रहने देते हैं, कल तो लिखा ही था। हमने बोला था कि यार 25 क्वेश्चन एमसीक्यू के प्रैक्टिस करेंगे, आज स्किप कर देते हैं ना। आज एक्सरसाइज करनी थी, अरे छोड़ दो यार, पूरे दिन तो कर रहे थे, आज रहने देते हैं, पूरे हफ्ते कर रहे थे। मॉर्निंग में टाइम पर उठना है, अरे यार एक दिन सो लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। ये जो टेंडेंसी है ना, ये जो अभी सारी बातें आप लोगों को बताई है, गड्ढे में डालेंगे भाई साहब आप लोगों को निकाल कर, और आप लोग खींचेगा ना कोई निकाल के आप लोगों को, तब भी नहीं आप लोग निकल पाओगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो कि आप लोग यहाँ पर सुधार सकते हैं। अपनी आदतों को सुधारो, आप लोगों की जिंदगी जो है वो अपने आप बदलनी स्टार्ट हो जाएंगी। आदतें ही इंसान को बनाती हैं, आदतें ही इंसान को बिगाड़ती हैं, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग एक बात बताऊं आप लोगों को, एक बच्चे का बेसिकली इंस्टाग्राम पर जो मैसेज आया, उसने बोला कि सर मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, डिसिप्लिन की क्लास स्टार्ट करवा दो अलग से सर जितने पैसे लोगे मैं उतने पैसे दूंगा, बस मुझे एक बार डिसिप्लिन में ला दो मैंने कहा ये अच्छा तरीका था। तो एक तरीके से आप लोग समझे यहाँ पर यार, ये सारी चीज़ें पैसों से नहीं होती हैं, ये आपके अंदर से ही आएगा डेडिकेशन, ठीक है। उस चीज़ को लेकर आप लोगों के अंदर डिसिप्लिन आएगा। इसीलिए मैं मॉर्निंग में आप लोगों को बोलता हूँ, ठीक है, कि आप लोग मॉर्निंग से ही अपनी चीज़ों को अच्छे से लेकर चलो। जिस दिन मॉर्निंग में आप लोग अपने टाइम पर उठकर क्लास ये कंप्लीट कर लोगे मॉर्निंग में, उस दिन अपना दिन देखना, ठीक है। और जिस दिन आप लोग ये क्लास कंप्लीट नहीं करते हैं, मॉर्निंग में अपना दिन लेट लतीफ स्टार्ट करते हैं और फिर शाम को देखते हैं या फिर देखते नहीं है, उस दिन अपना दिन देखना। दोनों दिन के डिफरेंस को समझना आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ये सामने ही है, बस थोड़ा सा एफर्ट डालो और रिजल्ट नहीं कर जाओ, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अपने हिसाब से यार आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना अच्छे से, ताकि आप लोग चीज़ों को ढंग से इंप्लीमेंट कर सको, ओके। तो कन्फ्यूजन नहीं है ना, अच्छे से चीज़ों को देखो।
सुप्रीम कोर्ट ने जो यहां पर डिसीजन दिया था 2017 में ही यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया इसके ऊपर। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक था, प्रीलिम्स के अंदर भी क्वेश्चन बना इसके ऊपर और यहां पर आंसर राइटिंग में भी बोला कि एग्जामाइन द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट इन द लाइट ऑफ द लेटेस्ट जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन द राइट टू प्राइवेसी। यानी कि निजता के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय के जो यहां पर नवीनतम निर्णय के जो आलोक में मौलिक अधिकार के दायरे की जांच करो। समझ गए आप लोग? तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। 2021 में पूछा तो गया डायरेक्ट, देखो यूपीएससी का क्वेश्चन है, यकीन नहीं करोगे आप लोग, राइट टू प्राइवेसी जो है किस आर्टिकल के अंदर प्रोटेक्ट है। समझ रहे हैं आप लोग? यहाँ पर 15, 19, 21 या फिर 19। तो यहां से आप लोग देखो ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ये भी गलत कर दिए तो फिर तो वो नहीं कहते कि आथू डूब कर मर जाओ। फिर तो अगर ऐसे क्वेश्चन भी गलत कर दिए तो ये समझो कि बहुत ही गलत कंडीशन में हो, फिर सोच रहे हो कि हम लोग फिर भी सिलेक्शन लेकर आएंगे, तो अपने आप को धोखा दे रहे हो। क्योंकि ऐसे ऐसे तो सब सही कर ही आएंगे। अटकना तो वहां पर है जहां सब अटकते हैं, वहां पर अटक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जहां कोई नहीं अटक रहा वहां पर भी अटक गए तो फिर से आप अपने रास्ते से भटक चुके हो। सेम क्वेश्चन 2018 में पूछा गया, 2019 वाला क्वेश्चन दिखाया, 21 वाला दिखाया, 3 साल पहले देखो सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा कैसे ही बोला जा रहा है राइट टू लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया, बोला किस आर्टिकल में दे रखी है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। प्राइवेसी के सब्जेक्ट के बारे में बात की जा रही है, किसके अंदर में है, ये सारी बातें लिख दी उसने बकायदा जो उस आर्टिकल में ये देखो, मतलब यूपीएससी ना आप लोगों के साथ में ना घुमा घुमा कर आप लोगों को गीला कर करके, वो नहीं कहते कि जैसे होली पर वो नहीं कहते गांव में अक्सर आप लोगों ने होली खेली होगी, वो कपड़ा गीला कर करके पिटाई करते हैं यूपीएससी भी आप लोगों के साथ में ऐसे ही करता है, गीला कर करके क्वेश्चन को घुमा घुमा के आप लोगों के ऊपर फेंकता है और आप लोग जब बोलते हो यार ये कैसा क्वेश्चन आ गया। थोड़ा सा दिमाग को शांत रखोगे ना, आंसर दोगे बड़ी बेहतरीन तरीके से। अब बताओ इस टॉपिक के अंदर कोई कंफ्यूजन है क्या? इस टॉपिक के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन बता दी, क्या क्या पूछा गया है, क्या डिक्लेयर किया गया है, कहाँ कहाँ फंडामेंटल राइट है, क्या इसके अंदर लिखा हुआ है, कहाँ कहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगी है, कौन कौन से कोर्ट के रेफरेंस दिए गए हैं, कौन कौन से यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं, और आंसर राइटिंग का भी क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अब इसके अलावा भी कोई डाउट हो तो बता दो, उसको भी दूर करेंगे। करंट के साथ में टॉपिक स्टैटिक भी हो गया, फंडामेंटल राइट, ये सारी चीजें आप लोगों की कवर हो गई। अब किसी को जाकर पढ़ा भी दोगे, किसी के साथ में डिबेट डिस्कशन, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेगा तो भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, फीडबैक जरूर देना, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना, उसको आगे आने वाले लेक्चर में इंप्रूव करेंगे फिर। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दोस्तों ये जो टॉपिक है ये पीआईबी के अंदर कवर किया गया, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। गवर्नमेंट की साइट है, अच्छा डेटा देती है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनने के चांसेस बन जाते हैं। बात करेंगे यहाँ पर मार्स के बारे में, यानी कि जो हमारा है मंगल ग्रह, और उसके पीछे की जो बातें हैं वो हम लोग जानेंगे। और अच्छी बात क्या है कि हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा कुछ यहाँ पर बेसिकली रिसर्च की गई है, उसके द्वारा कुछ डिस्कवरी की गई है। तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो कुछ ऐसी न्यूज़ दे रहे हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पर लोगों को पता चल रही है। तो ये तो हमारे लिए और भी एक प्राउड मोमेंट है। ठीक है, तो टू बी प्राउड इंडियन, ये एक अच्छी सी स्टोरी आप लोगों को बताऊंगा, हमारी जो एक तरीके से सक्सेस स्टोरी। साइंस एंड टेक के अंदर में आप लोग इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं, बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक है। अभी हुआ क्या है, हमारे देश के अंदर में जो एक इंस्टीट्यूट है जिसको बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो मैग्नेटिज्म, ये काफ़ी प्यारा इंस्टीट्यूट है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है। इसके द्वारा यहाँ पर यह बताया गया है कि अभी जो मार्स है यानी कि जो मंगल ग्रह है उस पर यहाँ पर सोलेटरी वेव देखने को मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये तरंगे हैं ये यहाँ पर देखने को मिली है, जिसकी स्टडी ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर बातें बताई हैं। अब आप लोग से बस छोटी सी बात मैं पूछना चाहूँगा, बस ये बता दो ये जो इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पर है? ठीक है, कौन से राज्य के अंदर में इंस्टीट्यूट, आप लोग बता दो। वैसे आगे चलते चलते मैं आप लोग बता दूंगा, टेंशन मत लेना, पर एक बार ट्राई मार लो। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करेंगे मार्स के बारे में। मार्स जो है जिसको आप लोग नॉर्मली मंगल ग्रह बोलते हैं, तो मंगल ग्रह इतना फेमस है कि आप लोगों ने जो अभी रिसेंटली 2000 का नोट अगर देखा होगा तो उसमें आप लोगों का मंगल यान छपा हुआ है। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन भी पूछा सकते हैं। वैसे ये एक वीडियो मैंने बनाई थी कलर एंड मोटिव्स के ऊपर कि जो जो न्यू करेंसी है उनके ऊपर क्या क्या छपा हुआ है, तो जाकर इसको सर्च कर लेना आप लोग, कलर एंड मोटिव्स बाय वीर। तो ये पूरी टॉपिक आप लोगों के सामने खुलकर आ जाएगा जिसमें सारी बातें एक्सप्लेन कर रखी है। अभी हम लोग बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में, कई सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा, पर उससे पहले मंगल ग्रह के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मिशन के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूं कि हम लोगों ने पता लगा लिया क्या दुनिया में कोई और भी है इन मिशन के ऊपर काम कर रहे हैं। तो मार्स मिशन के बारे में कोई डायरेक्ट आप लोगों से इंफॉर्मेशन पूछे तो आप लोग यहां पर देखते हैं 1971 में सोवियत यूनियन मार्स मिशन पर 2 बेसिकली मार्स 1, मार्स 2 और मार्स 3 भेज चुका है। नासा जो है उसका परसिवियरेंस रोवर आप लोगों को देखने को मिलेगा, और इसके ऊपर तो कई सारे क्वेश्चन बन गए 2021 में,
होप मिशन यहां पर लॉन्च किया गया। ये पर्टिकुलर फर्स्ट मिशन था यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का, ठीक है। तियानवेन फर्स्ट चाइना का मार्स मिशन, फर्स्ट मार्स मिशन था हमसे बहुत बाद में। इसी के साथ में एक्सो मार्स जो था ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी और रशियन स्पेस एजेंसी का था, जो कि सस्पेंड कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि रसिया और यूक्रेन के बीच में सींग लड़ गए, तो उनके सींग लड़ गए तो इनका मिशन लड़ गया। एक्सो मार्स जो है वो अब यहाँ पर जो बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन बन गया, रसिया को इन्होंने बाहर निकाल दिया। जैसे ही हम लोग यहाँ पर बात करते हैं अपने प्लानिटरी सिस्टम के बारे में, बहुत सारी बातें जो हैं आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में पूछी जा सकती हैं यहाँ से, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से बात करूँ थोड़ा सा इसके बारे में, आप लोग चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे ये पिक्चर देखकर। जैसे आप लोग एक बार लोकेशन देखिए, जैसे हमारी पृथ्वी जो होगी वो बीचों बीच में आप लोगों को देखने को मिल रही है, और इधर आप लोग को मार्स देखने को मिलेगा। मार्स को हम लोग यहाँ पर मंगल ग्रह के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जैसे मैंने वीनस के बारे में आप लोगों से बात की थी, तो वीनस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, जिसको आप लोग शुक्र ग्रह के नाम से जानते हैं। तो पृथ्वी के दोनों ओर के जो ग्रह हैं उसमें काफ़ी इंटरेस्ट है साइंटिस्ट का, क्योंकि पृथ्वी पर जो भी रह रहे हैं उनको वो नहीं कहते कि पड़ोस में क्या चल रहा है पता होना चाहिए। तो ऐसा ही कुछ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो प्लानिटरी सिस्टम के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन मिलती जाती है उतना ही ये पता चलता जाता है कि हम लोग यहाँ पर बेसिकली है क्यों, और क्या हम लोग जैसे इस ग्रह पर हैं ऐसा ही कोई और ग्रह भी है जहाँ पर हो सकता है कुछ लोग इसी तरीके से कुछ जिंदा जीव जो हैं जंतु वहाँ पर पाए जाते हो। जैसे कई बार मूवीज में भी इन चीज़ों को दिखाने की कोशिश की गई है, ठीक है, कि हाँ ऐसा कुछ धरती पर देखने को मिलता है। धरती पे नहीं, सॉरी, यूनिवर्स में, ठीक है, ऐसा कुछ देखने को मिलता है। धरती पे तो हम ही लोग रह ले वही काफ़ी है, हम लोग किसी को आने नहीं देते हैं, हम लोग जीव जंतु को ही नहीं छोड़ रहे हैं, उनको ख़त्म करने के पीछे लगे हुए हैं। बाहर से आए हुए इंसानों को क्या ही छोड़ेंगे हम लोग, हैं। जैसे नहीं मूवी में उसमें ऋतिक रोशन वाली में वो बेचारा एक आता है उसके पीछे पड़ जाती है दुनिया, चेक कर लो पहले क्या है। चलिए जो भी है, तो मार्स जो है उसके आप लोग को दो ग्रह देखने को मिलेंगे। जैसे पृथ्वी का एक ग्रह है जिसको आप लोग मून बोलते हैं, ऐसे ही मार्स के दो ग्रह हैं जिसको यहाँ पर पोबोस और दाइमोस के नाम से आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा गया था कि जैसे चंदा मामा बोलते हैं ना, तो ये मार्स के चंदा मामा है। ऐसे ही सैटर्न्स के दे रखे हैं, ठीक, जुपिटर, सैटर्न्स, यूरेनस और नेपच्यून, इनके भी अलग अलग आप लोगों को ग्रह यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। अब जो मैं आप लोगों को बताऊंगा इसके बारे में कुछ ऐसे ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप लोग इनको समझ सकते हैं बेसिकली। जैसे कि मार्स जो है वो फोर्थ प्लैनेट है अगर सूरज से हम लोग उसकी डिस्टेंस काउंट करते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही है, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी, ठीक है। मार्स जो है वो अगर साइज में आप लोग बात करेंगे तो पृथ्वी के साइज का 1/2 है, ये आप लोग को इंटरेस्टिंग लगेगा, यानी कि हमसे छोटा है, ठीक है। सूरज से जो इसकी डिस्टेंस है वो लगभग 142 जो माइल्स के करीब, मिलियन माइल्स के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगी। और इसका जो नाम निकल कर आया वो रोमन जो गॉड है उसके नाम पर नाम रखा गया है। जैसे रोमन गॉड से यानी कि देवी के नाम पर उसका वीनस का रखा गया, ऐसे यहाँ पर गॉड के नाम पर इसका रखा गया है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं। इसी के साथ में अगर बात करें यहाँ पर, जैसे आप लोगों को पता है कि पृथ्वी के ऊपर अगर आप लोग बोलेंगे, ठीक है, तो आप लोगों को अलग अलग सीजन देखने को मिलते हैं, ठीक है। पर लेकिन यहाँ अगर बात करेंगे मार्स के ऊपर में, आप लोगों को सीजन पृथ्वी की तरीके से ही देखने को मिलते हैं, ठीक है, पर लोंगर देन द सीजन ऑफ अर्थ, यानी कि हमारे यहाँ पर जो सीजन होते हैं सर्दी गर्मी ये सब चीज़ें, वहाँ पर ज़्यादा लंबे समय तक आप लोगों को ये सीजन वगैरह देखने को मिलते हैं। हमारा साल जो होता है वो 365 ईयर का होता है, उसके बाद में फिर हम लोग अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। पर लेकिन अगर मार्स पर आप लोग जाओगे तो जैसे हमारे दिन हैं ऐसे दिन वहाँ पर 887 कटेंगे तब जाकर एक साल होगा। यानी कि लगभग 2 साल में एक साल होगा, यानी कि हम लोग साल में एक बार यहाँ पर न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, तो वहाँ पर 2 साल में एक बार न्यू ईयर सेलिब्रेशन होगा अगर वहाँ पर जाकर रहोगे। ऐसे उनकी सिस्टम है बेसिकली, मतलब एक तरीके से जो डे की लेंथ होगी ऐसी वहाँ पर, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। इसको हम लोग लाल ग्रह बोलते हैं। क्यों लाल पीला हो जाता है ये, है गुस्से में लाल रहता है क्या ये? नहीं, यहाँ पर आप लोगों को आयरन ऑक्साइड देखने को मिलता है, तो उसके नाम पर इसका नाम लाल ग्रह पड़ गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि पूछा जाता है। एवरेज टेम्परेचर जो है आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली मार्स का -60 डिग्री तक भी आप लोगों को देखने को मिल जाता है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। जो कि पृथ्वी पर आप लोग बताइए एवरेज टेम्परेचर पृथ्वी पर क्या रहता है, इसको जाकर सर्च करना। देखता हूँ कौन सही आंसर देता है इसका, ठीक है। इतना तो कम से कम पता ही होना चाहिए ना, इतना भी नहीं पता होगा तो क्या मतलब है फिर। हाईएस्ट जो नॉन माउंटेन है जो कि लार्ज वोल्केनो है सोलर सिस्टम के अंदर में मार्स के ऊपर बोले, उसको ओलंपियस मून्स के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये इसके साथ में है, जैसे हमारी ना माउंट एवरेस्ट है, इनकी ओलंपियस मून है, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फैक्ट्स आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो ये सारी बातें मैंने मार्स के बारे में बताई, सारी की सारी लिखी हुई हैं, ठीक है। कंफ्यूजन मत करना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोगों को स्लाइड मिल जाती है,
टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना, एक ही जगह इकट्ठी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे कि आप लोग पृथ्वी के ऊपर रहते हो, तो पृथ्वी पर आप लोगों को एक एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है। उस एटमॉस्फेयर की वजह से हमारी जो जान है वो बची रहती है। पर लेकिन अगर एटमॉस्फेयर न हो वहाँ पर, जो कि आप लोगों को अपने आसपास में जो वातावरण देखने को मिलता है, तो यहाँ पर इंसान का रहना पॉसिबल नहीं हो पाता। अनलाइक द अर्थ, प्लैनेट मार्स डज नॉट हैव एनी इंट्रिंसिक मैग्नेटिक फील्ड। तो वहाँ पर कोई आप लोगों को चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड भी आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। जो यहाँ पर हाई स्पीड सोलर विंड्स होती हैं वो डायरेक्ट मार्स के एटमॉस्फेयर के साथ में बेसिकली एक तरीके से कॉन्टैक्ट में आती हैं, ठीक है। तो एक ऑब्स्टिकल है इन द फ्लो, ऐसा भी आप लोग बोल सकते हैं। और इसी के साथ में कई सारे मिशन जो यहाँ पर गए वो उसको कई बार ऑब्जर्व भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये तो इवनिंग में या फिर मॉर्निंग के टाइम पर मोस्टली देखने को मिलता है। और 1000 से लेके लगभग 3500 के करीब जो एल्टीट्यूड जो है उस पर इसकी हाइट आप लोगों को देखने को मिलती है। सोलेटरी वेव जो होती हैं, जिनको यहाँ बेसिकली जो सोलेटरी जो वेव है यहाँ पर, इनको एकांतर लहरें भी बोलते हैं वैसे बोला जाए तो, ठीक है। तो ये डिस्टिंक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्चुएशन से, जो कि नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलता है ना, जो एक तरीके से जो विद्युतीय क्षेत्र होता है, जो कि आप लोग नॉर्मली पढ़ते हैं आप लोग फिजिक्स वगैरह के अंदर में, ठीक है। तो उससे डिफरेंट नजर आएंगी। बाईपोलर या फिर मोनोपोलर और कॉन्स्टेंट ये एम्पलीट्यूड पर, फेज पर आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली देखने को मिलती हैं। अगर बात की जाए शेप एंड साइज में, तो लेस इफेक्टिव है, ठीक है, अगर इनके प्रोपोगेशन के बारे में बात की जाए। पर लेकिन फिर भी आप लोगों को जब देखने को मिलती हैं तो आप लोग समझ सकते हैं कि इसके बारे में, कि जैसे पृथ्वी के ऊपर में मैग्नेटिज्म आप लोगों को देखने को मिलता है, अपना रोल प्ले करता है, ऐसे यहाँ पर इसके जो एटमॉस्फेयर में यहाँ पर ये रोल प्ले करती हुई नजर आती है, ठीक है। तो इसकी स्टडी के लिए हमारा जो इंस्टीट्यूट है, जिसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलता है, हमारी कंट्री में महाराष्ट्र के अंदर में आप लोगों को यहाँ पर इंस्टीट्यूट नजर आएगा, ठीक है। तो ये है बेसिक इन्फॉर्मेशन, और ये है आर्टिकल, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन सारी आप लोगों को बता दी। हमारे किस नोट पर छपा हुआ ये भी बता दी। बाकी मंगल ग्रह के बारे में आप लोगों को पता ही है, कितनी बार आप लोग पढ़ चुके हो। हमारा मंगलयान जो है वो लॉन्च किया गया था, ठीक है। उसके बारे में आप लोगों ने पूरी अक्षय कुमार की मूवी भी देख रखी है। किस किसने देखी है मूवी, याद है? ये किस किसने नहीं देखी है पहले ये बताओ, ठीक है। जिसने नहीं देखी है उसको सजा मिलेगी। देश की ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं देख रहे हो तो ये बिल्कुल गलत बात है। तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, जैसा मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था अभी यहाँ पर, किसके बारे में, ये यूपीएससी के द्वारा इसी के बारे में टॉपिक पूछा गया था, ठीक है, मंगलयान के बारे में, कि हाँ मार्स के लिए यहाँ पर हमारा ये मिशन था, मोम बोला गया जिसको, हम लोग सेकंड कंट्री थे, नहीं ये गलत था, ठीक है। और यहाँ पर इंडिया ने जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ पर यूपीएससी क्लियर कर दिया, ठीक है। जैसे नहीं फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर कर दिया, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ये मिशन हम लोगों ने क्लियर कर दिया। तो आंसर क्या हो गया था? आंसर यहाँ पर सी हो गया था। तो क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोगों से एग्जाम में बनते हैं। अगर आप लोगों से कोई यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर सोलेटरी वेव के बारे में क्वेश्चन पूछ ले, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, क्योंकि हमारे देश के द्वारा भी इसके ऊपर स्टडी की गई। बोला गया कि डिस्टिंक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्चुएशन है यहाँ पर, बाईपोलर और मोनोपोलर, जो कि फ्लो करती है कॉन्स्टेंट एम्पलीट्यूड, जो बेसिकली एम्पलीट्यूड फेज रिएक्शंस के उसमें। बोला गया कि शेप एंड साइज आर मोर अफेक्टिंग ड्यूरिंग द जो भी प्रोपोगेशन रहता है। ये बोला कि सेज और साइज जो है वो चेंज होता रहता है, ठीक है। क्या है आंसर? ओनली वन, ओनली टू, बोथ, ये फिर उन्होंने अभी पढ़ाया था डिटेल में। बताइए क्या है, बताइए क्या है, क्या लगा रहे हो? ए लगा रहे हो क्या? इनकरेक्ट भी पढ़ लेना यहाँ पर, फिर मत बोलना, ठीक है, मुर्गा बना दूंगा। ध्यान से सुना करो जो चीज़ें पढ़ाई जाती है, ठीक है, फिर पता चलता है कि ये क्या हो गया। क्वेश्चन यार गलत हो जाते हैं एग्जाम में, थोड़ा सा ध्यान कर लिया करो प्लीज़, उससे आप लोग क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो आंसर यहाँ पर बी हो गया, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया, क्योंकि ये अफेक्टिंग नहीं करती है, लेस इफेक्टिव आप लोगों को देखने को मिलेगी, ना कि मोर इफेक्टिव। ये भी आप लोगों ने, मैंने बताया आप लोग यहाँ पर अभी, ठीक है। तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। वैसे अगर पूछे कि होप मिशन जो था वो किससे बिलोंग करता है, यूएसए, यूरोपियन यूनियन, जापान या फिर यूएई, तो अभी इसके बारे में मैंने डिटेल में पढ़ाया था आप लोगों को। किसका है होप मिशन? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का, और फर्स्ट कंट्री बन गया इस एरिया में जो ऐसा मिशन लॉन्च करने वाला, ठीक है। आगे पूछा जाए प्लैनेट मार्स के बारे में, तो यहाँ पर बेसिक इंफॉर्मेशन है सारी मार्स के बारे में, कि मार्स जो है वो हाफ द साइज ऑफ अर्थ है। पहली स्टेटमेंट, मार्स जो है वो 1/10 ऑफ द मास ऑफ अर्थ है। मार्स जो है यहाँ पर वो 2 आप लोगों को पोबोज और डाइमोज आप लोगों को यहाँ पर डिमोज देखने को मिलेंगे इसके, जो बेसिकली मून है। ग्रेविटी मार्स पर जो है वो एक तरीके से मोर देन द ग्रेविटी ऑन अर्थ। तो सही आंसर क्या है? ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर यहाँ पर सी है। सारी की सारी स्टेटमेंट आप लोगों के सामने यहाँ पर, सारी ग्रेविटी जो है मार्स पर आप लोगों को देखने को मिलेगी 0.735 ओनली, ठीक है। और ये यहाँ पर इसके बारे में इंफॉर्मेशन हो गई। क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि इवेल्युएट करना है द लर्निंग फ्रॉम द मार्स ऑर्बिटर मिशन, यानी कि मंगलयान से हम लोगों ने क्या क्या सीखा है, ठीक है, और कैसे यहाँ पर ये सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट हमारे देश के ऊपर डाल रहा है।
तो क्वेश्चन भी साथ साथ में आंसर राइटिंग करते रहोगे तो जिंदगी, उन्हें कहते हैं कि इसको मिला डाला तो लाइफ झिंगा लाला, तो ये आप लोग बोल सकते हैं अगर ये चीज़ें ऐसे कर डाला तो एग्जाम में भाई साहब करोगे मजे लाला, ठीक है। तो पूरा टॉपिक बता दिया, क्या न्यूज़ थी वो समझा दिया, बैकग्राउंड फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बता दी, कौन कौन सी कंट्री क्या क्या कर रही है उस मिशन के बारे में बता दिया, नोट के ऊपर भी छपा हुआ है नहीं, ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोगों की करा दी यहाँ पर, और ये बेसिकली आंसर राइटिंग का भी हो गया। टॉपिक तैयार। अब कोई भी डाउट हो तो मुझे मत बोलना, ठीक है, मैंने तो पढ़ा दिया। अब अपने आप देख लो, पूछ लेना कोई भी डाउट हो, फिर कभी कवर करूंगा टॉपिक को तो बता दूंगा, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रखना है माइंड में। दोस्तों ये जो आर्टिकल है ये है हमारे प्यारे दोस्त जापान के बारे में। अगर आप लोगों ने कई बार ऐसी लाइफ में सिचुएशन फील की हो कि यार एक साइड में कुआं है और दूसरी साइड में खाई, तो जाए कहाँ, ऐसी ही सिचुएशन यहाँ पर रिसेंटली अभी जापान के साथ में देखने को मिली। किस पर्टिकुलर मुद्दे पर ये सिचुएशन देखने को मिली वो मैं आप लोगों से डिटेल में बातें करूंगा। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर एक न्यूज़पेपर के द्वारा कवर किया गया। यहाँ पर द हिंदू न्यूज़पेपर लिखा हुआ है, तो द हिंदू के द्वारा भी ये काफ़ी अच्छे से आर्टिकल कवर किया गया। जीएस पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट वाले टॉपिक से आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। पहले मैं मुद्दा आप लोगों को समझाता हूँ, मुद्दा कहाँ कैसा है, फिर हम लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। बात है 2011 की। 2011 का वो एक ऐसा काला दिन जो कि जापान की हिस्ट्री में याद किया जाता है, तो जापान के जो लोग हैं उनकी रूह कांप जाती है। ये है फुकुशिमा न्यूक्लियर एक्सीडेंट। आप लोगों ने सुना होगा कि अगर भूकंप आ जाए तो हमारी जो मेट्रो सिस्टम बनी हुई है बेसिकली देश के अंदर में, वो लगभग 8 से 8.5 तीव्रता का भूकंप जो है वो झेल सकती है। पर लेकिन सोचो जब वो भूकंप जो है वो 9 कैटेगरी में पहुंच जाए तो कैसा होगा। तो ऐसा ही कुछ होता है यहाँ पर फुकुशिमा जो न्यूक्लियर एक्सीडेंट के साथ में यहाँ पर 9 की तीव्रता का जो भूकंप देखने को मिला था, उसकी वजह से जो इनका न्यूक्लियर पावर प्लांट था उसके अंदर में बहुत सारे जो हैं एक तरीके से डिजास्टर देखने को मिले। आप लोगों ने ये तो चीज़ें पढ़ी होंगी बेसिकली कि जो न्यूक्लियर जो एक तरीके से तत्व होता है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है अगर वो पानी में मिल जाए। आप लोगों ने कई बार सुना ना कि पानी जो है वो पोल्यूटेड हो गया काफ़ी लार्ज स्केल पर, उसके अंदर में कुछ ऐसे यूरेनियम जैसे या फिर कुछ दूसरे ऐसे मटेरियल भी देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ से पता चलता है कि वो अगर बॉडी के अंदर जाए तो कितना ज़्यादा बॉडी को बर्बाद कर सकता है। तो यहाँ पर जब ये सिस्टम जो है ब्रेक हुआ पाकिस्तान के अंदर में, तो पाकिस्तान के अंदर में ये सारा जो पानी आया उस टाइम पर सुनामी आ गई उस पर्टिकुलर भूकंप की वजह से, और पूरा का पूरा ये जो सिस्टम है ये कहीं ना कहीं क्रैश हो गया। इसके अंदर में बहुत सारा पानी भी यहाँ पर एंटर किया, तो उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें और देखने को मिली। पर लेकिन जापान के द्वारा ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई यहाँ पर, फिर भी जापान के द्वारा अपने आप को एक साहस में रखा गया और उनके द्वारा बोला गया कि जो भी यहाँ पर पानी इसकी वजह से जो पोल्यूटेड हुआ है वो हम लोग इसके अंदर में बेसिकली ओशन के अंदर में नहीं जाने देंगे, उसको अपने पास में ही रखेंगे सेव कर कर अलग अलग टैंकर में, और उसके अंदर से जो एक न्यूक्लियर कंपोनेंट है उसकी जो एक तरीके से उन्हें कहते हैं एक जो उसकी ताकत है उसको कम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा एक तरीके से न्यूट्रल करने की उसको कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर इनके द्वारा ये एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही थी कि आराम से यहाँ पर इसको कंट्रोल किया जाएगा। पर लेकिन पानी कितना है 1.25 मिलियन टन, तो ये इतना वेस्ट वाटर है जो कि इस न्यूक्लियर पावर प्लांट से निकल कर आया, और इस प्रोजेक्ट के अंदर में लगभग 76 बिलियन, ठीक है, बोला जा रहा है कि यहाँ पर एक तरीके से इसके लिए पैसे दिए गए यहाँ पर तब से लेकर अब तक यहाँ पर जो यहाँ पर एक तरीके से इसको पर्टिकुलर सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए। आप लोग सोचो किसी पर्टिकुलर चीज़ों को मेंटेन करने के लिए जिसका कोई मतलब ही नहीं है, यानी कि सफ़ेद हाथी पाल लेना, तो वो सिचुएशन यहाँ पर अभी रिसेंटली जापान के साथ में देखने को मिल रही है। तो जापान ने ये बोला था कि जो भी ये पानी है लगभग 10 से 12 सालों के अंदर अंदर में यहाँ पर ये पानी जो है इसके अंदर में जो न्यूक्लियर जो तत्व हैं वो खत्म होते हुए यहाँ पर नजर आएंगे, और फिर हम लोग इस पानी को ट्रीट कर कर इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको ओशन के अंदर में छोड़ देंगे। तो यहाँ पर जो ट्राइटेनियम है उसकी जो लाइफ है लगभग 12 से 13 साल इनके द्वारा बोली गई थी। तो जापान ने बोला उसके साथ में हम लोग फिर इसको छोड़ दें क्योंकि इससे ज़्यादा हम लोग इसको इकट्ठा करके अपने पास में नहीं रख सकते। तो बात थी 2011 की, अभी मैं आर्टिकल आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ 2013 में, तो सॉरी 2023 में। तो इसका मतलब ये कि जो उन्होंने वादा किया था 12 से 13 साल का, वो वादा जो है वो उनका कंप्लीट हो गया। तो अभी जापान बोल रहे हैं कि उस पानी को हम लोगों ने एक तरीके से न्यूट्रलाइज कर दिया है और अब हम लोग उसको पैसिफिक ओशन के अंदर में छोड़ने जा रहे हैं। जब भी ये मुद्दा निकल कर आता है तभी तो दुनिया भर के इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, यानी कि जो एक तरीके से इन्वायरमेंट पर फोकस देने वाले लोग हैं, वो चरमरा उठते हैं कि ये तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी यहाँ पर अगर इस तरीके से जापान जो है इस पर्टिकुलर पानी को यहाँ पर समुद्र के अंदर में डालेगा,
क्योंकि आप लोगों को ये पता होना चाहिए, अगर कोई भी रेडियो एक्टिव तत्व किसी भी एक जीव के या किसी भी इंसान की किसी भी बॉडी के अंदर में अगर जाता है तो बॉडी जो है उसको ईजिली एब्जॉर्व कर लेती है और फिर यहाँ पर ये बॉडी के अंदर में जाकर जो ब्लड वेसल है उसको डिस्टर्ब करता है। ट्राइटियम जो है वो ईजिली ऑब्जर्व हो जाता है बॉडी के अंदर में किसी भी लिविंग क्रिएचर के अंदर में, और अगर उसकी ब्लड के अंदर में वो चला गया तो सोचो आप लोगों की बॉडी के अंदर में जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है तो वो एक तरीके से हर एक बॉडी के पार्ट में जाता है, जिसकी वजह से आप लोगों की जो बॉडी है वो एक जीवित बॉडी कहलाती है। भोजन को लाने ले जाने का काम, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों का जो ब्लड होता है वो सारे काम बेसिकली करता हुआ नजर आता है। तो अगर किसी भी तरीके से यहाँ पर ये सिस्टम छोड़ा जाता है और इस पानी को यहाँ पर छोड़ने की वजह से आप लोगों को पता है कि दुनिया भर में आज की डेट में जो मछली या फिर ओशन से निकालने वाले जो जीव जंतु हैं उनको कैसे लोग आज के डेट में बेसिकली कंज्यूम करते हैं। तो कल को चलकर अगर कोई ऐसी सिचुएशन यहाँ पर होती है तो यहाँ पर जापान इसको छोड़ता है तो यहाँ पर इसके आसपास वाले रीजन में जो भी मछली वगैरह हैं जो उनके ऊपर काफ़ी दिक्कतें देखने को मिल सकती है और उसकी वजह से उनकी बॉडी जो है, जो मेरीन क्रिएचर हैं, वो एक तरीके से कहीं ना कहीं बर्बाद हो सकती है। तो बोला ये जा रहा है कि यहाँ पर जापान को इस पानी को यहाँ पर नहीं छोड़ना चाहिए, पर जापान बोल रहा है कि यार इसको मेंटेन करने में जो मुझे खर्चा आ रहा है, इसको मेंटेन करने में इतने दिनों से जो मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ वो तो एक नेक्स्ट लेवल की है, वो मुझे झेलनी पड़ रही है, जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं है। यहाँ पर जो भी सिचुएशन ये क्रिएट हुई वो तो एक तरीके से नेचुरल डिजास्टर था, एक भूकंप आया वो तो कहीं पर भी आ सकता है, ये सिचुएशन तो कहीं पर भी क्रिएट हो सकती थी, आखिर मैं ही क्यों यहाँ पर इस प्रॉब्लम को बेसिकली इस तरीके से झेल रहा हूँ दुनिया को बचाने के लिए। और मैंने तो एक प्रॉमिस भी किया था कि 12 से 13 साल में मैं यहाँ पर इसको पानी को जो है एक तरीके से न्यूट्रलाइज कर दूंगा और उसके बाद में फिर हम लोग जो है इसको यहाँ पर छोड़ देंगे, तो वो बात भी जो है मैंने कंप्लीट कर दी है। तो इशू यहाँ पर यह है कि जो पानी ट्रीट किया जा गया है यहाँ पर उसके अंदर से अभी भी जो यहाँ पर ट्राइटेनियम है वो खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो अगर ये एक्सपोज होता है ओशन के अंदर में तो ये कैंसर जैसे या फिर दूसरी वो बहुत सारी बीमारियों जैसे रिस्क जो है वो पैदा कर सकता है, क्योंकि एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है। तो ये बार बार मुद्दा यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो पैसिफिक ओशन के अंदर में अगर वो पानी जाता है, और आप लोगों ने ज्योग्राफी के अंदर में पढ़ा होगा ओशियन करंट ये बताती हैं कि पानी एक जगह ठहरता ही नहीं है, तो वो जगह जगह आप लोगों को पानी जो है वो मिलता हुआ नजर आएगा, घूमता हुआ नजर आएगा, और वो कितना ह्यूज इंपैक्ट यहाँ पर डाल सकता है ये बातें बार बार यहाँ पर निकल कर आ रही है। हालांकि जो पाकिस्तान की कंपनी है, ठीक है, वो यहाँ पर बोल रहे थे कि कई तरीके से चीज़ें निकल कर आती है। जब ऐसे स्टेटमेंट आती है ना तो कई सारे बोलते हैं कि हम लोगों ने ट्राइटेनियम जो है वो कंप्लीटली रिमूव कर दिया है, ठीक है, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया है। कई सारे बोल रहे हैं कि कंप्लीटली उसको न्यूट्रलाइज किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि इतने सारे पानी में से कैसे उसको आप लोग न्यूट्रलाइज कर दोगे। तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशन यहाँ पर देखने को रिसेंटली अभी मिल रही है। तो एक धर्म संकट से यहाँ पर बना हुआ है कि इसको रखे रखे तो दिक्कत, यहाँ पर इतना पैसा कहाँ से खर्च करें। नॉर्मली आप लोग समझ सकते हैं एक ह्यूज मनी यहाँ पर ये हो जाती है, और इसको छोड़े तो दिक्कत यहाँ पर कि क्या सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो सकती है आने वाली जनरेशन तक के लिए भी। इसीलिए मैंने जो शब्द यूज किया था कि एक साइड में कुआं तो दूसरी साइड में खाई। तो यहाँ पर जापान की जो टोक्यो इलेक्ट्रिक कंपनी है उसको ये काम दिया गया, पर लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि कंप्लीटली रिमूव किया जाए। अब बॉडी के अंदर में जाएगा कोई भी ऐसा प्रोडक्ट तो क्या क्या इंपैक्ट डाल सकता है, ये सिचुएशन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। इसीलिए जैसे हमारे देश में अगर मैं थोड़ी सी बातें अब अपने देश के बारे में करूँ, बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारे देश में आज के डेट में देखने को मिल रहे हैं। जब कुंदकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है ये तमिलनाडु के अंदर में लगाया जा रहा था, उस टाइम पर बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया इसको लेकर, क्योंकि आज की डेट में जो सबसे आसान और सुरक्षित तरीका है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने का या फिर क्रिएट करने का, वो क्या है, वो है सोलर पैनल या फिर विंड टर्बाइन। तो उनके बेस पर अगर हम लोग कोई एनर्जी क्रिएट करते हैं, उसमें सबसे शानदार बात क्या रहती है कि उसमें कोई वेस्ट जनरेट नहीं होता है, उसमें किसी के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं रहती है। जैसे अगर न्यूक्लियर हम लोग आज के डेट में जो प्रोडक्ट लेकर आते हैं, यहाँ पर कोई मटेरियल लेकर आते हैं, बाहर से लेकर आना पड़ता है मैक्सिमम लोग को। इसी के साथ में अगर हम लोग क्रूड ऑयल, कच्चे तेल, डीजल, इन सब चीज़ों पर ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं तो ये भी हम लोग को बाहर से लेकर आने पड़ते हैं। पर लेकिन दो ये ऐसे तरीके हैं जिसके ऊपर हम लोग नेचुरली काम कर सकते हैं, क्योंकि सूरज तो भागने वाला है नहीं, वो यहीं रहने वाला है, ठीक है। इसी के साथ में हवा तो बंद होने वाली है नहीं कि ठीक है हवा का मन नहीं आज बहेगी नहीं, ऐसा थोड़ी ना है। तो वो हमेशा आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो रिन्यूएबल एनर्जी को बेस्ट सोर्स यहाँ पर बताया गया। ऐसा ही एक रिवोल्यूशनरी स्टेप अभी आप लोग को यूरोप के अंदर में देखने को मिला। वहां पर रेत की बैटरी बना डाली, ठीक है, जो रेत नहीं होता है, जो सैंड होता है, उसकी बैटरी बेसिकली बना डाली। तो ये क्या हो गए, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली स्टेप हो गए, जिनका इस्तेमाल कर कर हम लोग एनर्जी को एक सही डायरेक्शन में लेकर जा सकते हैं, खासकर क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए। तो जब जब हमारे देश में न्यूक्लियर पावर प्लांट हम लोग लगाते हैं, ये माना जाता है कि बहुत सारे वेस्टर्न वर्ल्ड की कंट्री जो हैं, खासकर यूरोपियन यूनियन के अंदर जो कंट्री है या फिर यूएसए के अंदर आप लोग बातें करो,
इन्होंने सब ने इन चीज़ों को इस्तेमाल करने की तरफ कदम बढ़ाने जो है वो रोक दिए हैं। यानी कि अपने देश में तो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट की फैसिलिटी को जो है वो रोक चुके हैं और बात करें कि फेज मैनर में इसको कम भी किया जाएगा। पर जैसे डेवलपिंग कंट्री है, हमारा देश हो गया, अफ्रीका के अंदर में कंट्रीज हो गई, इनमें ये दबाकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर इनमें दबाकर ये बेसिकली कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें लगाई जाएँ क्योंकि वहाँ से इनको अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है। तो कई सारी सिचुएशन देखने को मिलेगी। तो मुद्दे एक नहीं है, मुद्दे हजार हैं यहाँ पर। तो इसलिए जब जब हम लोग कोई भी ऐसा काम करते हैं, पर लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, दो मुद्दे अब आप लोग यहाँ पर समझिए। एक साइड में तो हमारे देश के अंदर में इतने सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, दूसरी साइड में हम लोग बोलने लगे कि और न्यूक्लियर पावर प्लांट हम लोग नहीं लगाएंगे और हम लोग अपने लोगों को बिजली नहीं देंगे। ठीक है, एक साइड में मैं बोलूँ यहाँ पर कि बिजली इन्हीं की वजह से मिल रही है, दूसरी साइड में बोला जाए इनको हटा दो भले ही बिजली नहीं चाहिए। ऐसा जरूरी, ऐसा मतलब चल पाएगा क्या? आप लोग बिना बिजली के रह पाओगे? पाकिस्तान के अंदर में भी देखा, एक दिन बत्ती गुल हो गई तो इंटरनेशनल लेवल पर क्या बेइज्जती हुई है। तो सब लोगों को बिजली मिलना भी जरूरी है, पर बिजली की कॉस्ट क्या होनी चाहिए? क्या वो इन्वायरमेंट की कॉस्ट पर हम लोग को देनी है या इंसानों की कॉस्ट पर हम लोग को देनी है? वो चीज़ें यहाँ पर समझने वाली है। तो इसलिए बार बार यहाँ पर ये मुद्दा निकल कर आता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट की जाए वो रिन्यूएबल एनर्जी होनी चाहिए। इसलिए हम लोगों ने हाइड्रोजन के ऊपर फोकस किया कि हाइड्रोजन फ्यूल यहाँ पर बनाया जाएगा। वो भी एक काफ़ी प्यारा मुद्दा भी आप लोगों को देखने को मिला। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे देश के अंदर में तारापुर एटॉमिक जो पावर स्टेशन है वो महाराष्ट्र के अंदर में है, राजस्थान तो राजस्थान के अंदर में हो गया, मद्रास वाला तमिलनाडु के अंदर में, कैगा जो है ये कर्नाटक के अंदर में है, कुंदाकुलम जो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था और रसिया यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड कराता है वो तमिलनाडु में है। इसी के साथ में नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन ये उत्तर प्रदेश के अंदर में है। नेक्स्ट यहाँ पर काकरापर ये एटॉमिक पावर स्टेशन ये आप लोग को गुजरात के अंदर में देखने को मिलेगा। तो ये वो बेसिक फैसिलिटी हैं जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। कल को क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो कोई भी कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। तो दुनिया में कहाँ पर क्या दिक्कतें चल रही हैं वो अपनी जगह है, पर लेकिन हमारे देश में क्या क्या सिचुएशन है इसको लेकर वो भी हम लोग को अंडरस्टैंड बेसिकली समझनी पड़ेगी, ताकि क्वेश्चन अगर बने तो हम लोग के माइंड में उसको लेकर कन्फ्यूजन न हो। आप लोग खुद देखिए, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं यूपीएससी में आंसर राइटिंग के द्वारा भी। बोला क्या जा रहा है? बोला जा रहा है कि विद ग्रोइंग एनर्जी नीड शुड इंडिया कीप ऑन एक्सपेंडिंग इट्स न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम, डिस्कस द फैक्ट्स एंड फियर एसोसिएटेड विद द न्यूक्लियर एनर्जी। मैंने अभी बताया ना यहाँ पर कि न्यूक्लियर एनर्जी में जो वेस्ट बचता है वहाँ पर वो डिकम्पोज करना बहुत ही मुश्किल है, वो कईयों सालों तक बेसिकली पड़ा रहता है। ये काफ़ी बड़ी दिक्कत यहाँ पर देखने को मिलती है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर इसको बेसिकली खरीदने के लिए दूसरे देशों पर हमारी डिपेंडेंसी हम लोगों को रखनी पड़ती है। ये काफ़ी बड़ी दिक्कत है। सामने वाले के साथ में कुछ दिक्कत हो गई तो उसको देना बंद कर देगा, फिर अलग सिचुएशन यहाँ पर निकल कर आने वाली है। इसकी वजह से जो एनर्जी हम लोग क्रिएट कर पा रहे हैं वो भी ऐसे नहीं कि सस्ती है, ठीक ठाक कॉस्टली आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू दूसरी एनर्जी जनरेशन के बारे में जब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं और फियर तो यही है कल को चलकर अगर जापान जैसी, ये नहीं कहते कि ऊपर वाला ना करे कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो कहाँ पर हम लोग सिचुएशन को करते फिरेंगे। जापान के पास में तो पैसा है, उसने चीज़ों को मेंटेन कर लिया, क्या हम लोग इस चीज़ को संभाल पाएंगे? अभी भोपाल गैस त्रासदी आप लोग देखो, आज तक भी उन लोगों को प्रॉपर मुआवजा नहीं मिला है। वहाँ पर सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं ग्राउंड लेवल पर क्या है, तो वो हम लोग को समझना पड़ेगा। वो नहीं कहते कि कई सारे बच्चे आज की डेट में देख, कई बार कई सारे लोग भी मैंने देखा है, सैलरी है उनकी कितनी, कोई ऐसी होगी कोई 15-20 हज़ार रुपये, और एप्पल का फ़ोन लेना है, एप्पल की वॉच लेनी है। मतलब जितना तुम्हारी हैसियत है चीज़ों को हैंडल करने की उतने ही इंसान को काम करना चाहिए ना। लोन पर लेकर ये चीज़ें लेना, मतलब समझ रहे हो आप लोग क्या कंडीशन है। एप्पल की वॉच उस इंसान को चाहिए जो दिन में 24 घंटे में से 18 घंटे काम करता है, उसको खड़े होने का, उठने का, खाने पीने का कुछ उसका होश ही नहीं है, तो उसको उसमें टाइमर मिल जाते हैं, अच्छे खासे सारी चीज़ें मिल जाती है, उसकी बॉडी किस तरीके से फंक्शन कर रही है उसके बारे में पता चलता है, वो समझ में आता है। इंसान एप्पल की वॉच यूज़ कर रहा है। एक इंसान ऐसा है जो कि बेसिकली है पढ़ने का काम है, उसको कोई और काम ही नहीं है, वो कह रहा है कि मुझे एप्पल की वॉच चाहिए। अगर लेनी भी है तो यार अपने पैसों से लो, फिर खरीदो, ज़िंदगी में मेहनत करो उसको। अगर आप लोगों को लगता है कि वो शौक भी पालना है तो हमेशा चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जिसको अफोर्ड कर सको। एक इंसान है वो महीने के जो है 1 लाख रुपए कमा रहा है, एप्पल की घड़ी कहीं गुम भी हो जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, फिर खरीद लेगा। एक भाई जो एक तरीके से 15-20 हज़ार रुपये कमा रहा है, उसको दे दो एप्पल की घड़ी, भाई साहब उसको ना हार्ट अटैक आ जाना है कल को गुम हो गई अगर। तो इसीलिए कहते हैं कि कोई भी शौक पालो तो ऐसे पालो कि आप लोग उसको हैंडल कर सको, और वो भी उधारी में नहीं, अपनी जो सिचुएशन के हिसाब से। तो ये चीज़ें आप लोग समझ सकते हैं। तो कल को अगर हमारे देश में कोई ऐसा डिजास्टर हो जाता है तो क्या हम लोग उसको मैनेज कर पाते हैं? तो ये वाला मुद्दा भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप लोग ही क्या रहे हैं इसमें आप लोग जरूर बताइएगा। बाकी क्वेश्चन है बड़ा ही प्यारा, यूपीएससी ने खुद स्वयं यूपीएससी ने 2011 में क्वेश्चन यहाँ पर पूछा, बोला कि फंक्शन ऑफ द हैवी वाटर इन द न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है, ये आप लोग को बताना है। ऑप्शन पढ़ो वीडियो को पॉज करके और फिर आप लोग इसका आंसर दो, देखता हूँ कौन कौन सही आंसर देता है।
देखिए एक बार ना आप लोग खुद से ट्राई कर लिया करो, कोई भी क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूँ ना, चाहे यहाँ पर कोई क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ या फिर क्वेश्चन वाली वीडियो जब आती है उसमें कोई क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, तो इससे क्या रहेगा ना, आप लोग खुद से क्वेश्चन अगर एक बार पढ़ लोगे ना तो फिर आप लोग जो है जब आंसर बताऊंगा एक तो उसको ढंग से आप लोग समझ पाओगे, पहली बात। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आप लोगों ने उसको गलत कर दिया तो अच्छी बात होगी कि आप लोगों ने गलत कर दिया, अब और अच्छे से समझोगे और एग्जाम में गलत नहीं करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले हैवी वाटर तो स्लो डाउन करता है स्पीड ऑफ द न्यूट्रॉन्स, पहली स्टेटमेंट बोला गया है। इंक्रीज करता है स्पीड ऑफ द न्यूट्रॉन। देखिए जहां भी तो ऐसी स्टेटमेंट हो ना एक अपोजिट दूसरी के, तो अक्सर आप लोग को आंसर उसी में से देखने को मिल जाता है। कूल डाउन करना है रिएक्टर, स्टॉप करता है न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है, स्टॉप करता है न्यूक्लियर रिएक्शन। तो यहां पर ये दो बिल्कुल सिमिलर टाइप में देख रही है, एक बढ़ता है एक घटता है, तो इसी में से कौन सा होगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर आप लोगों को बेसिक थ्योरी पता है कि उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, तो स्पीड को स्लो डाउन करता है यहाँ पर जो हैवी वाटर रहता है। और हैवी वाटर का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है, वो क्या होता है D2O, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कई बार जैसे कि इंसान ना कई बार चीज़ें पढ़ता होते होते भी समझता कुछ और बोल कुछ देता है, तो वो चीज़ें भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इसलिए कहता हूँ यहाँ पर चीज़ों को अगर ढंग से आप लोग पढ़ोगे तो फिर सिचुएशन को जो है आप लोग एग्जाम में हैंडल कर पाओगे। और कहते हैं ना कि इंसान जो है कि यार वो चीज़ एक तरीके से वो कॉमन सेंस यूज़ करके चला गया वहाँ पर, इस तरीके से काम कर लिया उसने, ठीक है। तो कॉमन सेंस भी तभी यूज़ होती है जब आप लोग की बेसिक इन्फॉर्मेशन अच्छी डेवलप होगी, ठीक है। आगे बात करते हैं, बात की जा रही है फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो सिचुएटेड है विच आइलैंड के ऊपर। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाएगा क्योंकि इतना ज़्यादा न्यूज़ में है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो पहला है यहाँ पर होक्काइडो, नेक्स्ट है यहाँ पर होन्शु, नेक्स्ट है यहाँ पर शिकाकू और नेक्स्ट है यहाँ पर क्यून्सु, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर ये आप लोग को बताना है। सही आंसर क्या है, मैं लोकेशन ही आप लोगों को दिखा देता हूँ। वैसे आंसर है यहाँ पर होन्सो, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा एग्जैक्ट, आप लोग इसकी लोकेशन जो आप लोग यहाँ पर देखोगे, ठीक है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ये हुंसू है। 4 आइलैंड आप लोगों को जापान के देखने को मिलते हैं जो मेजर आइलैंड है, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये था आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, प्यारा सा है, ये डायरेक्ट मैच करने के लिए आ जाता है और स्टेट पीसीएस के अंदर तो बड़ा ही फेवरेट टॉपिक ये बन जाता है। कैगा जो है बात की जा रही है, जो जनरेशन स्टेशन है वो तमिलनाडु के अंदर में है, नरोरा यूपी के अंदर में है, ये नेक्स्ट यहाँ पर काकरापार ये आप लोगों को कहाँ पर, ये जो गुजरात के अंदर में है, तारापुर एटॉमिक स्टेशन ये महाराष्ट्र के अंदर में है। तो करेक्टली मैच आप लोगों को करना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है ये बताना है। तो ओनली 1 पेयर सही है, ओनली इसमें 2 पेयर सही है, ओनली इसमें 3 पेयर सही है, या फिर ऑल ऑफ द अबव पेयर सही है। तो ए बी सी या फिर डी में सही आंसर क्या है ये आप लोग बताइए। कर लिया अटेम्प्ट, सही आंसर है यहाँ पर सी। तो जो कैगा है यहाँ पर ये कर्नाटक के अंदर है, मैंने डिस्कस किया था, बाकी सारे के सारे सही आंसर है यहाँ पर, ठीक है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और बाकी ये हो गया आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन आप लोगों को इस टॉपिक से। तो पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो अब आप लोगों के माइंड में क्लियर हो गया है, ठीक है। तो ये था कंप्लीट टॉपिक, अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो बताना, बाकी फीडबैक देना जैसा भी लगा टॉपिक। और बाकी इसी के साथ में कोशिश किया करो कि आंसर राइटिंग एटलीस्ट जरूर ट्राई किया करो। इससे क्या होता है आप लोग के अंदर में कॉन्फिडेंस आता है कि चीज़ें, एक तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है एग्जाम में, उसको देखकर आप लोग के सामने आंसर लिखे तो उसमें से चूज करना होता है। पर जब आंसर राइटिंग करते हो ना वहां पर आप लोग के सामने कुछ होता नहीं है, एक ब्लैंक पेज होता है और एक क्वेश्चन लिखा रहता है, सारी चीजें खुद से रिकॉल करके लिखनी होती है, इसीलिए आंसर राइटिंग जो है सबसे खतरनाक माना जाता है, ठीक है। एक तो सामने क्वेश्चन के ऑप्शन रखे उनमें से चूज करके बताना कि भाई ये आंसर होगा, एक है कि सारा अपने आप वहां पर एक तरीके से कॉपी के ऊपर राइटिंग करनी है, सारी दिमाग में से निकालनी है। तो ये बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा, तो इसको प्रैक्टिस जरूर करते रहना है। कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना, बाकी अच्छे से एंजॉय करते रहिए, ओके। एक सेकेंड, थोड़ा सा पानी पी लो। यहां पर मेक्सिको के बारे में आप लोगों से बात की गई थी, तो मेक्सिको है आप लोग का मैप बेस्ड क्वेश्चन, आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो यहां पर ये न्यूज में आया रिसेंटली, क्योंकि जुडिशरी जो है जुडिशरी विल नॉट फॉल, यहां पर इसको लेकर अभी बात की जा रही है। और मेक्सिको फर्स्ट कंट्री बन गया देश के अंदर में जो अलाउ करेगी वोटर टू इलेक्ट जज, यानी कि दुनिया में मेक्सिको पहला देश बन गया जहां पर जज को भी इलेक्ट किया जाएगा, ये बात बोली गई है। तो मेक्सिको आप लोगों को पता है, लोकेशन आप लोगों के सामने यहां पर। तो मेक्सिको ये पर्टिकुलर कंट्री है, मेक्सिको सिटी इसकी कैपिटल है, आप लोग याद रखिएगा। ये इसकी कैपिटल भी आप लोगों को मेक्सिको सिटी ही देखने को मिलेगी। सारी इंफॉर्मेशन यहां पर आप लोगों को बता दी गई है, हल्का सा याद रखिएगा। नेक्स्ट यहां पर ये पर्सन इन न्यूज में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ओसामा बिन लादेन के बेटे हैं, इनका नाम याद रखिएगा। ये अभी भी अलाइव हैं, जिंदा हैं, और बोला जा रहा है कि वेस्टर्न को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि ये भी टेररिज्म की एक्टिव में संलिप्त हो चुका है लड़का, ठीक है। तो लोंडा भी वैसा पार्टिसिपेट कर रहा है जबरदस्त तरीके से, ठीक है।
ओजोन लेयर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ये माना जाता है कि ओजोन लेयर अगर सिस्टमेटिक वे में काम नहीं करेगी तो भाई धरती पर होल एक तरीके से ओजोन का जो होता हुआ नजर आएगा, उसमें से धरती पर एक नेगेटिव किरणें आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिनको अल्ट्रा वायलेट रेज आप लोग बोलते हैं। तो इसकी वजह से काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो यहां पर यह माना जाता है कि इसको जरूरी है प्रोटेक्ट करना, ताकि धरती पर लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा सके, बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया जा सके, वरना हेल्थ के रिस्क होंगे, इकोनॉमिक जो बेसिकली इकोसिस्टम जो है वो डिसरप्ट होगा और क्लाइमेट चेंज भी डिसरप्ट होगा। ये चीजें आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, ठीक है। तो जरूरी है यहां पर। तो इसके लिए आप लोगों के सामने थीम भी है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग द क्लाइमेट एक्शन, तो ये यहां पर बोला गया, ठीक है। वन लाइनर है, कई सारे डीआरडीओ जो है वो इंडियन नेवी और डीआरडीओ जो है सक्सेसफुली कंडक्ट कराए उनके द्वारा फ्लाइट टेस्ट यहां पर, जो कि इनके द्वारा ये सरफेस टू सरफेस रेंज वाली मिसाइल थी उड़ीसा कोस्ट से। ऑपरेशन चक्र सेकंड सीबीआई जो है यहां पर, वो यहां पर एक तरीके से साइबर क्राइम को डिसबर्स कर रही है, डिसमेंटल कर रही है, जो साइबर क्राइम देखने को मिल रहे हैं। जो यहां पर प्रेसिडेंट है मुर्मू जी, उन्होंने अपनी ग्रीटिंग की ओनम को लेकर, तो आप लोगों ने भी ओनम एंजॉय किया। ओनम और ओमन दोनों में डिफरेंस समझिएगा, ये फेस्टिवल है, ये देश है, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स ने यहां पर अभी सेट किया एक्सरसाइज, जिसको ब्रिगेड 7 बोला गया। ये यहां पर जो बेसिकली ओमन के अंदर में जाकर इन्होंने एयरफोर्स बेस के साथ में इंडियन वुमेन जो है वो कंट्रीब्यूट करिए काफी लार्ज स्केल पर यूए के अंदर में, तो इसलिए उनके कंट्रीब्यूशन को ध्यान में रखते हुए उनको अवार्ड दिए जा रहे हैं, तो ये पॉजिटिव है, ठीक है। बाकी आप लोगों के सामने यहां पर वोकैबुलरी वाले शब्द है जिनको आप लोग ध्यान रखिएगा, कोई डाउट आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए। इनके ऊपर में सेंटेंस जरूर फॉर्म करिएगा और मैं आशा करता हूं कि आप लोग सेंटेंस फॉर्म करेंगे। आज के एसएलवी कमांडो आप लोगों के सामने मैंने बता दिया, और यहां पर आप लोगों के सामने सुडोकू, तो कोई भी डाउट आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। इसी के साथ में एक आप लोगों के सामने कोटेशन है कि अर्थ प्रोवाइड एनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन्स नीड बट नोट द ग्रीड, यानी कि लालच को पूरा नहीं करेगी, आप लोगों की इच्छाओं की पूरी कर सकती है। इसको चाहो तो एस्से के तौर पर भी आप लोग लिख सकते हैं। और एस्से वाली क्लास में आप लोगों ने कल पार्टिसिपेट किया, कैसा लगा आप लोगों को जरूर बताएगा। बाकी सीरियसली अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग जरूर एसएलवी एप्लीकेशन के साथ में कनेक्ट करिए। किस किस ने कल टेस्ट दिया था ये बताइए। इसको डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग प्ले स्टोर से जाकर। 4.9 है, सॉरी 7 नहीं 9, आप लोगों ने प्यार अच्छा खासा दे रखा है, तो एंजॉय करिए। बाकी ये आप लोगों के सामने क्लासेस हैं, इनको आप लोग अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। एक बार ट्रस्ट करके जरूर देखिएगा, आप लोग को निराश नहीं होने देंगे। इतने अफोर्डेबल में इतनी क्वालिटी प्राइस क्लासेस आप लोग को देखने को मिलेगी। यहां पर स्टेट की है बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, और इसी के साथ में आप लोगों को एनसीईआरटी का फाउंडेशन कोर्स भी देखने को मिलेगा। तो अच्छे से एंजॉय करिए। बाकी कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो बताइएगा। बाकी कौन बनेगा चीफ मिनिस्टर जरूर बताना नेक्स्ट। कैसा लगा सेशन, फीडबैक जरूर देना। अपना फीडबैक जो है वो आप लोग उसके साथ में लेक्चर का ओवरव्यू भी करना। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करता हूं। लेक्चर की पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश में जाकर डाउनलोड कर लेना। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो, लाइफ को एंजॉय करो और आगे बढ़ो। लव यू ऑल, जय हिंद।